टाटा नमक से बड़ा प्रभावित था कि नमक इतनी सस्ती चीज़ है कि सबको ज़रूरत है और उसके बिना किसी का हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी क्रीड हो, उसको नमक की ज़रूरत ही है। और मजाक में मैंने बोला कि पापा मैं भी कुछ किसी दिन ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसको सबको ज़रूरत हो और नीड हो और इम्पोर्टेंस हो। तो कहीं ना कहीं मैं बिजली जो हमारा ईवी ऊर्जा है एंड वी सेल चार्जिंग, तो उसको मैं कहीं ना कहीं वहाँ से रिलेट कर पाता हूँ। 11 अप्रैल की एक इंसिडेंट था जब मैं संडे का दिन था, मैं गाड़ी लेके बॉम्बे हॉस्पिटल एरिया से निकल रहा था। वहाँ पे एक ई रिक्शा बंद मिला, परेशान था काफ़ी ज़्यादा। मैं पूछा भैया क्या हो गया, सिग्नल जैसे ही खुला तो पूछा क्या हो गया, बताया कि भैया बैटरी ख़त्म हो गई। एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू नो क्या दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में आने लगे। देयर इज़ अ नो बिजनेस इन चार्जिंग, क्योंकि चार्जिंग में बिजनेस नहीं है जब तक वॉल्यूम नहीं होगा। जिन इंसिडेंट हुआ कि गैस खत्म हो गई, गैस सिलेंडर वाला आया, उसने खाली सिलेंडर लेके चले गया, बड़ा सिलेंडर रख गया। मेरे दिमाग में आइडिया क्लिक हुआ कि यार ऐसे ही क्यों ना बैटरियों के लिए कर लें। एक ऑफर आया था हमारे पास, कंपनी को एक कंपनी परचेस करना चाह रही थी, मैं उसका नाम नहीं है। तू जिद कर, तू हद कर, तू बन जिद्दी इन रुकावटों के सामने, बस तेरे एक कदम में तेरी जीत का किनारा होगा, बस तू चल। Hi, this is Indranil and welcome to our podcast, The Spotlight Beyond Profession. Today we have our guest. The company name is EV Urjas. EV ऊर्जा एक नाम है, उस नाम के पीछे जो शख्स है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज़ मिस्टर संयोग तिवारी जी और संयोग से एक ही आदमी है। तो इन्होंने अपनी EV ऊर्जास को कैसे जनरेट किए, कैसे क्रिएट किए और कैसे इंसेप्शन से लेके आज एक सिचुएशन तक पहुँचे हैं जहाँ पे ये एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं एंड विथ एन फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्ट। सो इनके जो टोटल जर्नी है, कहाँ से इन्होंने शुरुआत की है, क्या क्या इन्होंने सीखा है और क्या क्या बदलाव लेके आए हैं अपने कंपनी में, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो आई होप इट विल बी ए वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन फॉर यू एज वेल। सो प्लीज़ लिसन टू इट एंड कंटिन्यू विथ इट एंड कैरी फॉरवर्ड। First of all, thank you very much for giving us your time and welcome to our podcast, The Spotlight Beyond Profession. And the name Spotlight Beyond Profession इसलिए है because here we try to understand the journey behind your brand, journey behind your success story, what presently people are seeing. And before we start this podcast, I have two disclaimers. First disclaimer is that my name is Indranil, so I'm a Bengali. So whenever I will be trying speaking in Hindi, you can laugh at me, I don't mind. And secondly, in my question, if you don't want to answer anything, there is no need to avoid. You can directly say no, because here we are unfiltered completely and uncensored and unscripted. So whatever I will be asking, if you don't want to address, directly say no, I don't want to address, but don't avoid anything. Okay. So first thing first, before we start the entire show, just let us know that कि कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुआ, कहाँ पे आपकी बेस है और कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुआ और ये बिज़नेस की सोच कैसे पैदा हुआ। बिकॉज नॉर्मली जब हम पल बढ़ते होते हैं तब हमें पता नहीं होता है हम क्या करेंगे और क्या करने वाले होते हैं, बट विद द ड्यू कोर्स ऑफ आवर टाइम हमारे पास ऐसे कुछ मौके आते हैं कि शायद हम उसमें घुस जाते हैं। सो व्हाट वाज योर जर्नी एंड वेयर यू योर बेस, योर स्कूलिंग और ये कुछ इसके बारे में बताइए। सो हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस मी एंड ईवी ऊर्जा ऑल टुगेदर। और जर्नी, जैसे आपका पहला प्रश्न था कि जर्नी कैसे शुरुआत हुई, तो जर्नी की शुरुआत ऐसे हुई कि देयर वाज अ मल्टीपल इंसिडेंट जो कि मेरे को बिज़नेस की तरफ इंक्लाइंड किए। मेरा फैमिली बैकग्राउंड इज़, माय फादर वाज अ स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर। ही हैज सर्व्ड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 35+ ईयर्स। और एनवायरनमेंट के प्रति मेरा काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। तो उस समय मैं टाटा नमक से बड़ा प्रभावित था कि नमक इतनी सस्ती चीज़ है कि सबको ज़रूरत है और उसके बिना किसी का हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी क्रीड हो, उसको नमक की ज़रूरत ही है, राइट। और जब मुझे याद है कि जब मैं पहली बार नमक लेने गया तो वो मुश्किल से मेरे को लगता है 5 या 7 रुपये का था। तो मैंने पापा से यही चर्चा छेड़ी कि पापा नमक कितनी अच्छी चीज़ है, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो सब जगह चलेगा। और मजाक में मैंने बोला कि पापा मैं भी कुछ किसी दिन ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जिसको सबको ज़रूरत हो और नीड हो और इम्पोर्टेंस हो। तो कहीं ना कहीं मैं बिजली जो हमारा ईवी ऊर्जा है एंड वी सेल चार्जिंग, तो उसको मैं कहीं ना कहीं वहाँ से रिलेट कर पाता हूँ कि बस जो मास के लिए हो। हाँ, मास सबको ज़रूरत है, उसके बिना चलेगा नहीं। तो मैं कभी जब
वो 5th-6th का इंसिडेंट याद करता हूँ अपने फादर का। अब मेरे फादर 2019 में नहीं रहे, बट जब वो इंसिडेंट याद करता हूँ तो मुझे याद आता है कि कहाँ से डॉट कनेक्ट होती है। Saying about how EVU just started was, I was in Bangalore. I was working with a company like Book My Show and People Click Private Limited. These are the company working on multiple data set, जहाँ पे हम बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट सिनारियो और लाइक बिग डेटा के थ्रू वी वर ट्राइंग टू फिल्टर डेटा फ्रॉम यूज़र पर्सपेक्टिव। किस तरह के यूज़र को क्या पसंद है, किन को किस समय बल्क मतलब कोई ऑफर दिया जाए तो सो दैट इफ़ वी सेंड लेट्स से Majorly, it was a data analysis kind of a thing. it's not a data analysis, because data analysis is something which is entirely so basically when you develop an app, you create a pipeline जिस तरह आपको यूजर की एक्टिविटी का डेटा मिलता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2016। मतलब उनका ट्रेंड क्या है, रुझान किस तरफ जाता किस तरह है, तो Okay. उससे यू हैव टू क्रंच डेटा एंड देन यू हैव टू मेक किसको क्या ज़रूरत है, किसको क्या देंगे, तो वो जल्दी कैच करेगा। yes, तो वो पाइपलाइन बना के उस डेटा को जब आपके डेटा लेक में आ जाए, फिर फिल्टर करके आपको मार्केटिंग टीम को देना पड़ता है एंड देन स्ट्रेटेजी वहाँ से होती है। सो आपकी स्कूलिंग कैसे रही और कहाँ पे कहाँ से हुई? सिंस माई फादर वॉज इन स्टेट गवर्नमेंट, तो मैं ऑलमोस्ट 7 स्कूल बदला हूँ। ओके And I was in like I started my schooling from Katni. ओके Then I went to Raipur when छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था। फिर जब बंटवारा होने वाला था तो माय फादर ऑप्ट किया और मध्य प्रदेश से आते हैं, तो ट्रांसफ़र लेके ही केम टू शेड्यूल अमलई। वहाँ पे ओरिएंट पेपर मिल से मेरी स्कूलिंग हुई। कॉन्वेंट स्कूल था, इट वॉज हाईली स्ट्रिक्ट स्कूल, और इतना इंग्लिश में हम बात नहीं करते थे, बट दे यूज्ड टू स्कोल्ड अस ईच टाइम व्हेन वी डोंट टॉक इन इंग्लिश। तो फिर वहाँ से केंद्रीय विद्यालय में गया। केंद्रीय विद्यालय से आई वेंट टू भिलाई फॉर माई 11th and 12th। एंड फिर मैं 1 साल के लिए वापस नागदा आया जब पापा पोस्टिंग थी। काफ़ी शेड्यूल से भिलाई पास पड़ता था, फिर नागदा से बहुत दूर पड़ने लगा, तो वापस बुलाया यहाँ पे। एंड दिस वॉज माई स्कूलिंग पार्ट। फिर देन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। देन पहले आपने जॉब में एंटर किए? हाँ, पहले फ्रॉम VIT आई गॉट वन जॉब इन कंपनी कॉल सन कॉप, जो दे वर वर्किंग ऑन PHP डेवलपमेंट। तो वहाँ से तो आपका बैकग्राउंड क्या था? सो आई वॉज फ्रॉम IT बैकग्राउंड ओनली। ओके तो वहाँ मास्टर्स किया मैंने VIT यूनिवर्सिटी से, वेलोर से। तो मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुआ, वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट में आई गॉट अ जॉब ऑफ PHP डेवलपर। And I was highly unsatisfied with myself because I don't want to jump into website designing and development of website and all. I was very fascinated about data and how these can be done via data, and I was always curious कि यार data is something which can give you another insight. So फिर उसके बाद फिर मैंने दिल्ली गया, कुछ महीने दिल्ली रहा कि जॉब छोड़ दिया था। मेरे फादर काफ़ी नाराज़ थे उस समय क्योंकि जॉब के छोड़ दी ये। हाँ, क्योंकि बेसिक इस टाइप पे जो फैमिली बैकग्राउंड होते हैं जहाँ पे फादर इज़ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उनके लिए यही होता है कि बच्चे को अच्छा पढ़ाई लिखाई करवा दो और कहीं अच्छे से लग जाए और सेटल हो जाए। और ये बिजनेस वाले जो माइंडसेट है, इसमें तो ज़िंदगी में कभी कभी सेटलमेंट होता ही नहीं है, सेटलमेंट तो रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है। तो ये माइंडसेट बहुत ऑड इवन वाला है। हाँ, तो फिर दिल्ली गया। दिल्ली में देखा अपॉर्चुनिटी, आई गॉट अपॉर्चुनिटी, बट दिल्ली बहुत हाईली पॉल्यूटेड लगा। तो मैंने फिर अपनी डेस्टिनेशन चेंज करके आई केम बैक टू बैंगलोर। ओके बैंगलोर में आई स्टार्टेड वर्किंग एज like ad hoc big data developer. Then Book My Show and इस टाइप की कंपनी ने मुझे फिर, ये सारे सब कुछ बैंगलोर में हो रहा है? सब बैंगलोर में हुआ। और ये कौन से साल की बात है? ये 2016-17 की बात है। ओके एंड दिल्ली? दिल्ली मतलब 15 एंड में मैं गया। तो 16 आप बैंगलोर पहुंच गए थे? हाँ। एंड देन टिल हाउ लॉन्ग यू वर देयर इन बैंगलोर? आई वॉज देयर इन 1.5 year। ओके और ये ईवी ऊर्जा की शुरुआत कहाँ से हुई? ईवी ऊर्जा की शुरुआत तो मतलब फिर मैं बैंगलोर से, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली इंदौर आने का। तो बैंगलोर में आई वॉज वर्किंग विद दिस कंपनी, और कुछ स्विच का भी प्लान चल रहा था। रेंडमली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली इंदौर में, जहाँ पे दे वर बिल्डिंग अ टूल विच वॉज सिमिलर टू गूगल एनालिटिक्स, वी हैव टू क्रॉल 33 ट्रिलियन वेबसाइट, और जो भी वर्ल्ड वाइड वेब में डेटा था .in .edu
यूजिंग ऑल द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो सारा डेटा ला के अपने सर्वर में रखना था, उसको क्रंच करके देन यू हैव टू बिल्ड माउस रेट कितना है, कौन से यूज़र क्या पसंद कर रहा है, दिस टाइप ऑफ एनालिटिक्स जो गूगल एनालिटिक्स में होता है। मतलब प्योर हार्ड कोर IT बैकग्राउंड जहाँ पे ये सारी चीज़ों में काम चल रहा है अभी तक। और इत्तेफाक से देयर वाज वन ऑफ माय सीनियर सुयेश सिंह, जो अभी को फाउंडर है मेरी टीम में। ओके। वो वहाँ मिले मुझे, और उनकी एक आदत थी कि वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे सीख जाते थे एंड देन ही यूज्ड टू स्विच इट। तो उन्होंने उस दौरान वर्किंग के दौरान मुझे काफ़ी टेक्नोलॉजी में स्विच कराया। मतलब पहले आई स्टार्टेड विद हार्डकोर हडूप एंड बिग डेटा, फिर उन्होंने बोला जावा में ये करना है, फिर जावा में कराया, फिर पाइथन में उन्होंने मुझे पेमेंट गेटवे बनवाया। ये किस समय की बात करें? 17-18? ये 18 के, हाँ 17 मिड से 18 दिसंबर तक की बात है पूरी जर्नी। ओके। फिर सडनली प्रोडक्ट वॉज डेवलप्ड और हमने बहुत अच्छा क्रॉलर बनाया जो कि 33 ट्रिलियन वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब US का एक क्लाइंट था, उसके लिए बना रहे थे। तो ही ऑफर्ड मी कि यार वहीं आ जाओ, एंड इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि आई वॉज अ वेरी जूनियर मेंबर, बट प्रोडक्ट की डिपेंडेंसी मेरे को इतनी आ गई कि मुझे प्रमोट कर दिया गया डायरेक्ट डेवलपर से प्रोजेक्ट मैनेजर में, कि ये प्रोजेक्ट संभालो, ये करो। उसी दौरान एक इंसिडेंट हुआ कि प्रोडक्ट हमारा चला गया टेस्टिंग के लिए, एंड एज अ डेवलपर और पर्सनालिटी लाइक मी, मुझे थोड़ा काम करना पसंद है, मैं खाली नहीं बैठ सकता। तो उस समय मेरे दिमाग में थॉट आने लगे क्या कर रहा हूँ मैं, मज़ा नहीं आ रहा, और आइडिया तो कुछ था ही नहीं क्या करना है जीवन में आगे। बट ऐसा था कि मज़ा नहीं आ रहा, यहाँ जो भी कुछ कर रहा हूँ उसमें मज़ा कुछ नहीं आ रहा। तो मैंने रेजिग्नेशन डाल दिया 1 अप्रैल 2018 को, विदाउट एनी फ्यूचरिस्टिक प्लान। विदाउट एनी फ्यूचरिस्टिक प्लान। फिर लगभग 1 साल 14 महीने मैंने काम किया उनके साथ, और फिर मेरे बॉस मुझे कन्विंस किया गया कहीं जॉब लग गई क्या, बताओ मैं ऑफ़र मैच कर देता हूँ, कोरोना से तुम्हें US बुला रहा है, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो, और ये सब बातें हुई। फिर उसके बाद मैंने मतलब सर को बताया, सर को बोला कि सर आप समझ नहीं पाओगे, मतलब इट्स नॉट समथिंग कि मेरे को जॉब स्विच करनी, मुझे काम में मज़ा नहीं आ रहा है अपनी टीम, इट इज़ समथिंग दैट आई एम अनसेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ। तो आई वॉन्टेड टू गो टू काठमांडू विथ माई डॉग। तो मैं डॉग के साथ ड्राइव में जाना चाह रहा था काठमांडू, एंड इत्तेफाक से 11 अप्रैल की एक इंसिडेंट था। जब मैं संडे का दिन था, मैं गाड़ी लेके बॉम्बे हॉस्पिटल एरिया से निकल रहा था, वहाँ पे एक ई-रिक्शा बंद मिला। परेशान था काफ़ी ज़्यादा। मैं पूछा भैया क्या हो गया, सिग्नल जैसे ही खुला, तो पूछा क्या हो गया, तो बताया कि भैया बैटरी ख़त्म हो गई। एंड डेट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू नो कि दिस टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में आने लगे अब। तो मैं ये 2018 की बात कर रहे हैं? 11 अप्रैल की बात है। ओके। फिर मैंने उनको हेल्प करके विजयनगर स्क्वायर तक पहुंचाया, एंड वहाँ पे उन्होंने जुगाड़ करके अपनी गाड़ी चार्ज की, ये की। आई केम बैक, आई टॉक टू माई जो मेरे को फाउंडर सुयेश जी से बात किया मैंने कि यार ऐसा ऐसा है। उस समय सुयेश जी हैज़ ऑल्सो लेफ्ट द जॉब, और वो M.Tech करने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने मद्रास चले गए थे, IIT मद्रास। तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा चल रहा है और ये समस्या है ही, लोग गाड़ी बना रहे हैं लेकिन चार्जिंग इस सेगमेंट में कोई देख नहीं रहा है। तो लाइक एज अ मतलब बॉस और जूनियर का जैसा रिलेशन होता है वैसे ही था। वो कभी मुझे जूनियर नहीं मानते थे, बट आई ऑलवेज यूज्ड टू कॉल हिम सर। तो उन्होंने कुछ दिया, बोला अच्छा इसको पढ़, फिर अपन और बात करते हैं इस बारे में। कोई IT बैकग्राउंड था, ही वॉज सम वन फ्रॉम एरोस्पेस, तो ही अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑल द पार्ट। तो एक करके बोले कि नेक्स्ट वीक बात करते हैं, एंड ही वॉज डेवलपिंग हाइपरलूप एट दैट टाइम। ओके। हाँ, so it was the only team from Asia to be selected for Hyperloop competition. So he was somebody जिससे मैं इसके साथ जा सकता था कि यार कोई भी टेक्नोलॉजी का डिस्कशन करने उनके पास पहुंच सकता था। तो डिस्कशन हुआ, ये हुआ। फिर उस दौरान बहुत ज़्यादा ऐसा रहा कि अच्छा काठमांडू तो जा नहीं पाया मैं डॉग के साथ, ये रहा कि चलो ठीक है सपोर्ट दे देना है एक्सटर्नल। तो 4-5 महीने मैंने सपोर्ट दिया वर्क फ्रॉम होम से ही। And I was parallelly researching on the charging. तो मैंने आइडेंटिफाई किया। फिर हमने ना पहली EV की रैली कराई 14 अक्टूबर 2018 को। वी कॉल इट गो इलेक्ट्रिक गो ग्रीन। ये आपके आई लव इंदौर पॉइंट से लेकर के आपके महाराणा प्रताप तक गई थी, एंड राउंड होके वहीं तक आई थी, एंड काफ़ी सक्सेसफुल रैली थी। CEO भी आए थे स्मार्ट सिटी के। लगभग उस समय पहली बार महिंद्रा की वेरिटो आई थी फ्रॉम दिल्ली, एंड लाइक अवेयरनेस हमने चालू करना चाहिए। वहाँ से हमने बताया कि यार लेड एसिड
इज़ द बैटरी, जो कि इन्वर्टर और इन सब में यूज़ होती है, बस सस्ता करने के लिए आपको दिया जा रहा है। लिथियम आयन पे जाओ, आपको ज़्यादा रेंज की साइकिल मिलेगी। हम अवेयरनेस चालू किए वहाँ से लोगों को। और तो उस समय कुछ व्हीकल आने लगे थे हाँ, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा, लगभग एंड दैट वाज मेजरली 3 व्हीलर 2 व्हीलर। 3 व्हीलर 2 व्हीलर कार एज वेल, E2। मतलब उस समय उस समय वो महिंद्रा का जो छोटा वाला व्हीकल E2 जो हुआ वो करता कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ आई थी, लगभग 150 ई रिक्शा आए थे, ओके 75 टू व्हीलर आए थे। मतलब इतना क्राउड हो गया था कि पूरा एक साइड बंद करना पड़ा था। हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा, बट इनविटेशन दिए तो लोग आए। 18th एंड की बात हाँ, है अक्टूबर की बात है ये। ओके। और फिर वहाँ से हम रियलाइज़ किए यार, देयर इज़ अ नो बिजनेस इन चार्जिंग, क्योंकि चार्जिंग में बिजनेस नहीं है जब तक वॉल्यूम नहीं होगा। यस ट्रू। तो फिर रैली तो सक्सेसफुल रही, लेकिन हमें सेटबैक लगा कि यार हम तो चार्जिंग स्टेशन बनाने निकले थे, अब तो क्या करेंगे, जॉब भी छोड़ दी, ये भी छोड़ दी। एंड फिर सेटबैक हुआ। अच्छा, जो पैसे थे वो भी ड्रेन आउट कर चुके थे हमने सब। फिर एक दिन इंसिडेंट हुआ कि गैस ख़त्म हो गई। गैस सिलेंडर वाला आया, उसने खाली सिलेंडर लेके चले गया, भरा सिलेंडर रख गया। मैं और मेरा डॉग सूडो, हम दोनों देख रहे थे। तो मेरे दिमाग में आइडिया क्लिक हुआ कि यार ऐसे ही क्यों ना बैटरियों के लिए कर लें। तो फिर मैं गैस सिलेंडर के बारे में पढ़ना चालू किया, तो पता चला कि मुझे 1960s में एक ऐसे ही कोलकाता में उस समय हमारी राजधानी हुआ करती थी, तो कोलकाता में ऐसे डिस्कशन हुआ कि यार सब जगह पाइपलाइन बिछाएं। तो कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने पॉइंट उठाया कि यार इंडिया इज़ नॉट दैट रिच सोसाइटी कि जहाँ पे अगर आप एक कॉलोनी तक अगर 50 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करके पहुँचोगे भी, तो वहाँ के पर सब लोग कनेक्शन लेंगे। ये काफ़ी कॉस्ट कैपेक्स ज़्यादा है, हैवी मार्केट है, और इसमें ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो फंस गए। फिर नेक्स्ट मीटिंग 1-2 साल बाद वापस हुई। देन दे आस्क यार चलो व्हाई नॉट इसको सिलेंड्रिकल फॉर्म में लिक्विडिफाइड गैस बेचा जाए। एंड वहाँ से LPG गैस सिलेंडर का वो हुआ, एंड रिफिलिंग वाली फंडा। हाँ, रिफिलिंग वाला फंडा हुआ। और आई कैन रिलेट इट विथ बैटरी स्वैपिंग की, यार खाली सिलेंडर देते हैं, बड़ा सिलेंडर लेते हैं। अब सिंस एसेट बिलोंग करता है किसी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर वहाँ के चैनल पार्टनर को उस एरिया के, और उससे होता है, तो वहाँ ही से मैंने फिर ये टेक्नोलॉजी डेवलप करना चालू की। वी वर्कड अराउंड कि यार ठीक है, वो तो गैस सिलेंडर तो ऐसा है कि लोग यूज़ करेंगे, खाली क्या ही करेंगे, लेकिन बैटरी ऐसी चीज़ है कि उसके हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब उसको कैसे सेफगार्ड किया जाए, तो वी स्टार्ट डेवलपिंग अ प्रोडक्ट कॉल न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज़ अ टेलीमेटिक्स डिवाइस विच इज़ इंस्टॉल्ड इनसाइड द बैटरी हिडन। आप बैटरी खोलते हो, कुछ टेम्पर करने की कोशिश करते हो, घर में चार्ज करने की कोशिश करते हो, इट विल लॉक इटसेल्फ। वो आपके चार्जर के अलावा कहीं और चार्ज नहीं करेगी, आपको 24/7 हर मिली सेकेंड्स में डेटा एग्जिबिट करती रहेगी। तो इवन मतलब ट्रैक, मॉनिटर एंड कंट्रोल, हम सिक्योरिटी एंड कंट्रोल पॉइंट है। फिर हमने वो बनाया। वो बनाने के बाद अब ये हो गया, तो अब दूसरा चैलेंज आया कि यार उस समय मेजर व्हीकल हुआ था ड्रिवन बाय लेड एसिड व्हीकल। हम तब तक 2019 में पहुंच चुके। 2019 में, हाँ पहुंच चुके। 7 जनवरी 2019 में हमने रजिस्टर कराया। और एक इंसिडेंट और हुआ था। हम रजिस्टर हम तब कराए जब हम टॉप 5 स्टार्टअप ऑफ द कंट्री सेलेक्ट हुए नीति आयोग के द्वारा। तो हम गए चेंज एंड ड्राइव, एक तो अमिताभ कांत जी हुआ करते थे। अमिताभ कांत जी हुआ करते थे। ओके। वो उनसे मुलाकात भी हुई थी उसी में, इंदौर में भी हुई फिर। तो वो वहाँ पहुँचे हम, 5 स्टार्टअप में से एक बन गया। प्रोडक्ट तो था नहीं, बहुत सारा थीसिस और रिसर्च थी। इत्तेफाक से फॉर्टम इंडिया करके कंपनी है, इट इज़ फिनलैंड बेस्ड कंपनी है फॉर्टम, और इंडिया का उनका एक ब्रांच है जो कि बैटरी स्वैपिंग में इन्वेस्ट करना चाह रहा था। तो उन्होंने 5 स्टार्टअप सेलेक्ट करके बुलाए थे और उनका एक ही इवेंट पूरा करवाया। अब प्रोडक्ट था नहीं, तो सही बात है, सेलेक्ट होना नामुमकिन था। बट वहाँ से हमें एक चिंगारी आई कि नहीं यार, ट्रैक तो राइट है, अब इतना आगे स्कोप है। हाँ, स्कोप है। और जो थीसिस है, मतलब थीसिस है, तो इसके दम पे हमें यहाँ बुलाया प्रोडक्ट बनाने की जल्दी। उसके बाद से प्रोडक्ट बनाना चालू किया धीरे धीरे। पहले ट्रैकिंग डिवाइस बनाया और रेट्रो स्वैपिंग करना चालू किया कि यार लेड एसिड वाले का पूरा कन्वर्जन किया, मतलब उसको स्वैपिंग मॉडल बनाया। पूरा फिक्स वायरिंग सिस्टम था पहले। फिर उसको ऐसा पोर्टेबल बनाया कि यार कोई भी आए बैटरी निकाल सके 2 मिनट में आसानी से, और नई डिस्चार्ज बैटरी डाल सके, डिस्चार्ज बैटरी निकाल सके, चार्ज बैटरी डाल सके। तो ये सिस्टम बनाया। ऐसे हमने कई सारे ड्राइवर को सर्व किया, उससे हम डेटा गैदर किए, कितना टाइम लग रहा है, रेवेन्यू कितनी इंक्रीज़ कर पा रहे हैं इनकी। तो इसमें एक बार आपको रोकूं मैं इसमें कि ये जो बैटरी, हम जो स्वैपिंग वाली बैटरी जो दे रहे हैं, ये बैटरी मैन्युफैक्चर हम ही कर रहे हैं। सो बेसिकली बैटरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं हम। वी हैव अ टाई अप विद 7 बैटरी मैन्युफैक्चर। तो स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन होता है? हाँ, तो स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन अ थीसिस, लाइक जो हम थीसिस डेवलप किए विद डिफरेंट मैन्युफैक्चरर कि यार इस गाड़ी में ये, तो हमने उस दौरान कई सारे, कम से कम 18 से 20 गाड़ियों के साथ POC
कि इनके साथ क्या माइलेज निकल रहा है, क्या साइकी है, ड्राइवर कंफर्ट जोन क्या है, किस टेरेन में कैसा परफॉर्म कर रही है, ड्राइवर की इनकम हम बढ़ा पा रहे हैं कि नहीं बढ़ा पा रहे, क्योंकि अल्टीमेटली पेयर वही पे करने वाला है। तो अर्लियर ही यूज टू अर्न 500-600 रुपीज़, हमारे साथ जुड़ा तो 1200-1400 ऐसा दिन में कमाने लगा। तो हमें समझ में आया कि हाँ यार 1400 कमा रहा है तो 100-200 रुपये में दे देगा हर स्वैप के, और जितना फिर चलेगा उस हिसाब से देना चाहिए, उसकी आदत बन जाएगी, क्योंकि हमें ये पूरा और ये सारे बैटरी अलग अलग व्हीकल में कंपेटेबल है। कंपैटिबल हमने स्टैंडर्ड डिफाइन कर लिया था कि ये स्टैंडर्ड Okay. कंपैटिबल है, सो दायरा थोड़ा सा बढ़ जाता है उसमें। बढ़ जाता है। तो हम 99.9% गाड़ियों के साथ कंपैटिबल हो चुके थे 2019 में। और फिर टेलीमेटिक्स डिवाइस बन गया था, अब इसको स्केल करना था। अब ज़्यादा चैलेंज वो उसकी स्केल कैसे करें। तो स्केल करने के लिए फिर आई मेट अनदर को फाउंडर एंड मेंटर शशिकांत दुबे। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, यार देखो सिर्फ ट्रैकिंग डिवाइस और ये होने से नहीं होना, अब अपन को इस लॉजिस्टिक को, बिकॉज मल्टीपल बैटरी चार्ज हो रही है, स्टैक में रखी है, वो बोले इसके लिए अब हम कियोस्क बनाते हैं जो कि इसको एक एम्बिएंट एनवायरनमेंट पे बैटरी की परफॉर्मेंस बढ़ाते हुए चार्ज करेगा। तो वी स्टार्ट डेवलपिंग द डिवाइस कॉल्ड बैटरी पॉइंट, जहाँ पे कियोस्क बना है, बैटरी मल्टीपल बैटरी एक साथ चार्ज हो सकती है, और मशीन खुद टेक केयर करता है कि कब किसको ठंडा करना है, कब बूस्ट चार्ज करना है, कब स्लो चार्ज करना है। ये सारी मशीन खुद ही डिसीजन ले रही है इंस्टेड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। तो उसकी जर्नी चालू की, 2020 तक पहुँचे, कोविड आ गया। अब कोविड में सब बिखर गया बड़ा अजीब स्थिति आ गई, और मेरे को लगता है 22 मार्च को पहला लॉकडाउन लगा, फिर 23 मार्च, हाँ, हाँ 21 मार्च, फिर 23 मार्च से कंटिन्यूस हो गया। अब एज अ फाउंडर, एज अ सम एंटरप्रेन्योर, मेरे तो आग लग गई यार, क्या करेंगे, ये वो टीम भी है जैसे जैसे घर भाग गई। उस दौरान मेरे साथ एक और मेरे को फाउंडर थे, अंकित सिंह। फिर अंकित भी थे उस जर्नी में उस समय। फिर ऐसा हुआ कि टीम चली गई, अब नए सिरे से शुरुआत करना। तो उस समय अब स्वैपिंग तो दिमाग में नहीं आ रहा था, ये आ रहा था कि कोविड में किस तरह मदद किया जाए। तो कोविड में आई गॉट एन आइडिया कि यार किस तरह अपन सैनिटाइजेशन पॉट बनाया जाए। तो आई रीच आउट टू मनीष जी, उस समय रिसेंटली आए थे, तो मनीष जी को रीच आउट किया किसी लिंक के थ्रू, बोला मैं ऐसा ऐसा बना सकता हूँ। वी ऑल्सो, मी एंड सुएज ऑल्सो डेवलप्ड समथिंग विच वाज सिमिलर टू, जहाँ पे सुएज की बहुत ज़्यादा वर्क था उसमें, जहाँ पे हमने एक ट्राई कर रहे थे कुछ ऐसा पोर्टेबल डिवाइस बनाना हेल्थ सेक्टर वाले लोगों के लिए, कि जनरली आपको कोरोना फैल रहा था जब आप मुँह आँख नाक में हाथ लगा लो, जैसे आपको चेस्ट हाइट के ऊपर जाए तो आपको फ़ोन या वॉच टाइप का कुछ इक्विपमेंट वाइब्रेट कर जाए, तो आपको, क्योंकि आप अनइंटेंशनली कर रहे थे। तो हम वो उस तरफ फोकस करते वो भी बनाए, तो बट फिर उसको स्केल नहीं कर पाए, हमने प्रोटोटाइप बनाया। हम पहुँचे ये सैनिटाइजेशन पॉड लेके मनीष जी के पास, और उस समय स्मार्ट सिटी के सीईओ थे रोहन सक्सेना सर। उन्होंने शायद स्वास्थ्य विभाग भी उन्हीं के अंडर में था उस समय, तो उन्होंने हमें मौका दिया, चलो बनाओ। तो मैंने बोला सर ये रिसोर्स लेंगे, सारी दुकानें बंद है। बोले जो दुकान में जाओगे बता देना मुझे, मैं खुलवा दूँ। तो उन्होंने हमें पास दिया, ये दिया। मैंने बोला कितना टाइम लगेगा, मैंने 7 दिन। बोले नहीं 24 घंटे बनाओ। तो अब पहले तो आधा घंटा 1 घंटा हम सब परेशान रहे 24 घंटे में। तो देखो आना ही नहीं है सामान, चीज़ें नहीं होनी, कुछ सामान दिल्ली से आना था, यहाँ से आना था। तो एक और उस समय टीम थी कार्गो पॉड, तो जो जिनकी स्पेशलाइजेशन पॉड बनाने में थी। Okay. और मेरी स्पेशलाइजेशन थी कि भाई कि इसको फंक्शनल कैसे करूँगा, रन कैसे करूँगा। तो अब उन्होंने बोला भाई ये तो फैब्रिकेशन वाला पार्ट ही नहीं होगा 24 घंटे में, तो और हमें मौका नहीं, ये हमारे लेबर कैसे आएंगे, ये आएंगे। तो मतलब सबका पास मैं करवाता हूँ, आप तो पॉड बनाने के वो चालू करो। हाँ, मैं मोटर और स्प्रेयर और ये सब जो भी ज़रूरत है ये सब जुगाड़। तो ये काम हो गया ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ज़रूरत के ईवी चार्जिंग अलग हो गया है। ईवी चार्जिंग तो इस समय दिमाग में आ ही नहीं रहा था। तो ये था कि कोविड में क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, हाँ क्या कर, और एज पर सिचुएशन। हाँ एज पर सिचुएशन। तो ये नया स्टार्टअप है। ये स्टार्टअप नहीं था, ये तो ऊर्जा पॉड नाम दिया था उसको, दोनों टाइम को मर्ज करके। और उस समय मेरी मदर काफ़ी नाराज़ भी हुई मुझसे कि फादर का रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था 2019 में, तो कि यार ऐसे कैसे चलेगा ये वो। बिकॉज रिस्क वॉज देयर वेरी मच। रिस्क, काफ़ी रोना भी किया, उनको समझाया कि मम्मी इन केस अगर मैं आर्मी में होता तब भी तो यही होता, या कहीं हेल्थ के वर्कर में होता तब भी यही होता, तो अब रोक तो सकते नहीं ये चीज़ों को, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो कंट्रीब्यूट करने दो।
तो वहाँ से ऐसा जैसे तैसे मम्मी कन्विंस हुई, बट जब भी ज़्यादा डर लगा रहता था उनको उस समय ये सब बनाया। उस समय फिर 24 घंटे में हमने सब बना दिया। तो 7 दिन का काम 24 घंटे में हो गया अल्टीमेट। कर दिया, अल्टीमेटली कर दिया, डरना पड़ा। तो फिर उसको लगा करके अपने स्वास्थ्य विभाग में ही लगाया पहला, और उसके 7 और बनाए अगले 7 दिन में। ओके। अलग अलग जहाँ जहाँ बोला MY और जहाँ जहाँ बोला गया वहाँ वहाँ लगाया। और फिर ये हो गया। फिर मेरे पास मेरे को लगता है जून जुलाई से शायद खुलना लगा था माहौल। मेरे पास पीतमपुर और इंडस्ट्री से ऑर्डर आने लगे कि हमें ये कर दो हमारे लेबर के लिए। और फिर मैंने वहाँ पे भी कुछ सर्व किया कई सारे पीतमपुर इंडस्ट्री में कि हाँ ऐसा करके रन कर सकते हो, ये कर सकते हो। धीरे धीरे कोविड हमारे देश में थोड़ा सा डाउनफॉल गया। उस दौरान एक और चीज़ हमने बनाई थी, दैट इज़ आपने सुना होगा कि कई एरिया में जब हेल्थ केयर वर्कर सैंपल लेने जा रहे थे उनके ऊपर पत्थर स्टोन हाँ, आज तक अगर सब जगह। यस इंदौर में इट वाज। तो ये भी प्रॉब्लम डिस्कस हुआ। तो मैंने बोला कि यार क्यों ना अपन एक टेस्टिंग बूथ बना दे हिप्पा कंप्लाइंस से लेते हुए। पूरा हिप्पा कंप्लाइंस तो नहीं बन पाया क्योंकि कई सारे कंप्लाइंस होते हैं, बट वी वर एबल टू टेक दैट। तो जितनी इस कचरा गाड़ी थी इधर थी उनको हम जा कर के उसमें टेलीफोन जैसा बूथ बनाए, 2 हाथ निकाले और सैंपल लेके। हाँ आपने देखा होगा वो भी हमने बनाया बहुत सारे। फिर उसके बाद फिर कोविड तो ऑलमोस्ट फर्स्ट वेव तो फर्स्ट वेव चला गया था, चीज़ें नॉर्मल आ गई। अब ऑफिस खुलने की बारी आई जून जुलाई में। अब उस समय मेरे एक डायरेक्टर जो थे अंकित जी, उनको लगा कि अब नाउ देयर इज़ वेरी हार्ड टू सस्टेन बिजनेस और बिजनेस चलेगा नहीं। उनका प्लस मोमेंटम भी खो गया था 2-3 महीने से घर रह करके। ट्रू। तो फिर मैंने वो कन्विंस की एंड चीज़ें बनी नहीं। तो अब 2-3 दिन तो मैं खाली बैठा ऑफिस में अकेले, टीम भी नहीं आई वापस, उनके पेरेंट मना कर दिए। तो 2-3-4 दिन, एक हफ्ता, लेकिन ऑफिस रोज़ जाता था मैं, कोई आए ना आए मैं ऑफिस रोज़ जाता था। लगभग ऐसा मेरे को लगता है 1 महीना मैं ऑफिस रोज़ गया। आई वाज थिंकिंग क्या करना चाहिए मुझे भी यूटर्न लेना चाहिए या जहाँ तक पहुँच चुके हैं उससे आगे बढ़ना है। तो दैन मेरे कुछ सीनियर्स से बात हुआ मेरी, तो उन्होंने बोला कि अब यहाँ तक पहुँच गए, एक बार और हाथ पाँव मार। और फिर वापस हाथ पाँव मारा, 2-4 लड़के वापस रिक्रूट किए। तो अंकित जी एग्जिट कर गए। अंकित जी उस समय एग्जिट कर गए। तो व्हाट वाज द कंपनी यू फॉर्म्ड? सो इट वॉज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जब आपने शुरू किया था तभी प्राइवेट लिमिटेड में ही आपने शुरू किया था, एंड बाय द नेम ऑफ ईवी ऊर्जास के नाम से। नेम ऑफ ईवी ऊर्जा, दैट इज अ प्राइवेट लिमिटेड फर्म, दैट इज अ पेरेंट कंपनी। मतलब जब हम 2018 में काम कर रहे थे तब इट वॉज इन एम्प्रीमियम इंफ्रा हाईटेक, इट वॉज अ नेम। ओके। सो सिंस मैं गूगल एनालिटिक्स इन सब में काम कर रहा था, जब फाइनल हमें आता वो करने का, मैंने बोला लेट मी गिव सम मोर थॉट ऑन दिस। तो फिर मैंने उस समय जैसे अब सिंस गूगल के पूरे एल्गोरिदम मैं समझता ये था क्योंकि वैसा वो टूल बनाया था मैं। यस। तो ईवी इज हाईएस्ट रैंकिंग कीवर्ड ऑफ यस 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 एंड ऊर्जा इज हाईएस्ट रैंकिंग कीवर्ड ऑफ ऑल द विद्युत विभाग। यस। तो वहाँ इंडिया के लिए तो हाँ, कैची है। तो वहाँ से मैंने ईवी ऊर्जा क्लब किया। तो कंपनी का नाम ही आपने बदल दिया, ये कोई ब्रांड नेम नहीं है, ये कंपनी का ही नाम है। ओके। फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स के नाम हमने अलग रखे। हाँ, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। यस, राइट। ईवी ऊर्जा मतलब ऐसा था। एंड देन यू आर द ओनली डायरेक्टर नाउ? नो आई हैव वन मोर डायरेक्टर। और सिनारियो ऐसा रहा कि डायरेक्टर है, शेयर होल्डर, फिर और बड़े जर्नी में आगे लेकर के जब ये अंकित जी के जाने के बाद की बात अंकित जी के जाने के बाद की बात है, वापस नई टीम फॉर्म की, ओके। नए लोगों के साथ। उस समय कुछ वापस एंथुसियास्टिक लोग मिले मुझे, तो ये फर्स्ट वेव के बाद ये होने के बाद वापस से हम ईवी ऊर्जा के लिए लग उनके गए। लिए लग गए वापस से। ओके। और हमने प्रोडक्ट की वापस जर्नी चालू की, जहाँ पे पहले न्यूक्लियस जो प्रोडक्ट हमने टेलीमेटिक्स डिवाइस दिया था, और प्लस ड्राइवर, पहले तो ड्राइवर को ऑन बोर्ड करना, उसको ये मोटिवेट करना, आप कुछ नहीं होगा चलो, मतलब उनको सैनिटाइजेशन पॉड, मतलब ग्लव्स, मास्क, ये सब 7 दिन के 7 दे देंगे पैकेज की। हर बार आओगे शॉपिंग कराओगे, संडे को आपको ये मिल जाएगा वापस रिन्यू, इसी को पैक करके लाओ, ये करो। तो सो दैट उनको फ्रीबीज के तौर पे था ये तब। हाँ, मतलब ये वाला पार्ट तो फ्री भी में था कि आप भी दो, और अगर आपके इससे कोई कस्टमर मांगे तो उसको भी दो। तो ये करना चालू किया। रेवेन्यू में इम्पैक्ट नहीं कर रहा था ये? कर रहा था वो, बट पॉइंट ये था कि मोटिवेशन इनके अंदर से डर, कम से कम रोटेशन तो शुरू, रोटेशन चालू हो। और हाँ, तब पर्पस भी अलग था। और थोड़ा सा कोविड से भगवान की कृपा रही और बड़ों का आशीर्वाद रहा कि मेरा डर नहीं था कोविड से।
मैं तो अब सोच लिया था कि जो होना होगा, बट पॉइंट इज कि जो करना है निकले वो तो करना है, तो उसके लिए जो भी शाम दाम दंड भेंट लगाना पड़े करो। मौत से जो इंसान नहीं डरता है वो बहुत खतरनाक होता है। मतलब मौत से तो वैसे मतलब मौत क्या, भगवान ही है, जिस दिन बुला ले उस दिन में। बाकी घर वालों का आपको हमेशा कंसर्न रहता है कि उनके आगे पीछे कौन है क्या है। फिर इस उस दौरान आगे मेरे को शशिकांत दुबे जी मिले। वो उस समय एक अपनी कंपनी स्टार्ट किए थे इन पुणे, कोविड के टाइम उन्होंने बंद कर दी थी वो। इट वाज इन ऑयल डिलीवरी सर्विसेज। ओके। और फिर उन्होंने मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ हेल्प किया। वी बिल्ड पूरा, हमने बैटरी पॉइंट बनाया। ओके। फिर हम पहली बैटरी पॉइंट इंदौर में बने। पहले बैटरी पॉइंट इंदौर, बैटरी पॉइंट इज द मशीन, द स्वैपिंग मशीन को हम बैटरी पॉइंट बुलाते हैं, ईवी ऊर्जा बैटरी पॉइंट। ओके। हाँ, तो वो बैटरी पॉइंट बनाया गया। फिर उसको अब नाउ यहाँ से थोड़ा धंधा स्केलेबल टाइप दिखने लगा कि यार स्टैक नहीं करना आपको मशीन इन टर्म्स ऑफ कमर्शियलाइजेशन एंड इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली। हाँ, ओके। तो क्योंकि अब फर्स्ट टाइम एज ए एंटरप्रेन्योर कई सारी चीज़ आपको नहीं समझ में आती, बिल्कुल। तो आपको इस तरह के मेंटर गाइड का मार्गदर्शन चाहिए रहता है आगे। क्योंकि तो गलती करके ही सीखना है। कोई गलती करके, बहुत सारी गलती करके सीखने में आप बहुत पीछे भी जाते हो। एग्जैक्टली। तो आपको ऐसे लोगों कोई प्रॉपर गाइड करने वाला मिल जाए तो आपका थोड़ा सा रेस अच्छा हो जाता है। और इत्तेफाक से ऐसे है कि मेरे मेंटर वो थोड़ा श्रूड टाइप के हैं, तो वो बोलते भी हैं तो कड़क बोलते हैं, ऐसा नहीं करोगे अगली बार मिलने बता। तो अच्छा भी है ये अच्छा भी है, मतलब क्योंकि उन्होंने इतनी गलतियां करके देखी हुई है यस यस। कि यार ये करना नहीं, अभी वो कॉन्फिडेंस के ये बोल सकता है कि अगर कर जाएगा तो कर जाएगा, नहीं तो निकल जाएगा। नहीं वरना निकल जाएगा। तो उस समय भी एक ऑफर आया था हमारे पास, कंपनी को एक कंपनी परचेस करना चाह रही थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। ओके। तो हमने काफ़ी फॉर्मुलेशन कर ली थी, ये कर ली थी। 50% स्टेक वो लेने वाले थे, 4 करोड़ कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे। तो शशि जी ने मुझे गाइड किया कि यार देख, तूने कुछ नहीं किया, सिर्फ कोविड में काम किया, तो मतलब वो कंपनी का क्या कुछ ही प्रोडक्ट नहीं है, तेरे को वैल्यू कर रहा है, इसीलिए ऐसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड वेट। तो तब बैटरी पॉइंट बनाना नहीं था, तो मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे, तू बना इसको। तो उनके गाइडेंस से मैंने फिर बनाना चालू किया प्रोडक्ट। उन्होंने सपोर्ट किया फाइनेंशियली मुझे, और फिर प्रोडक्ट बना। अब ये था कि स्केल कैसे करें इसको। तो बैटरी पॉइंट का जो ऑपरेशनल मॉडल है, हाउ इट इज गेटिंग ऑपरेटेड, वो थोड़ा सा बताइए कि कैसे ये ऑपरेट होता है। जी, सो जब भी किसी को बैटरी स्वैपिंग स्टेशन और चार्जिंग स्टेशन खोलना होता है, तो व्हाट दे डू इज दे परचेज अ बैटरी पॉइंट, जहाँ पे 6 बैटरी 2 घंटे में चार्ज हो जाती है ना, और कोई भी कस्टमर को 2 मिनट में मिल जाती है। तो वन नीड टू इन्वेस्ट ऑन अ बैटरी एंड कियोस्क, द स्ट्रक्चर जहाँ पे वो होगा। चाय होती है। अब वो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप टेम्परेचर, ये तो हो गया कि जब कोई आप बैटरी स्वैपिंग वाले ऑप्शन में काम कर रहे हैं, कोई अगर गाड़ी को खड़ी करके अगर वहीं पे चार्ज करना चाहते हैं तो सो ये हमारे पार्टनर्स ने सिखाया हमें कि जब हमने स्वैपिंग पॉइंट बनाना चालू किया तो पार्टनर बोला सर चार्जिंग वाले ही बहुत आते हैं हमारे पास, ये धंधा मतलब अभी ये गैस सिलेंडर के जगह पे अभी हो गया ये पेट्रोल पंप वाला फंडा। ये आप, क्योंकि आप देखिए ना, यहाँ पे एक लॉजिक जो मेरे को उस समय स्ट्राइक किया, मैं गाँव विजिट किया था जब ये घटना हुई थी, तो वहाँ पे ना जो मेडिकल की शॉप थी ना, वही डॉक्टर था वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, आज भी है। तो मैंने समझा कि यार ये पहली मेडिकल शॉप खुली है, ये डॉक्टर की तरह दिख रहा है लोगों को। हाँ, तो मैं कंसल्ट भी करना पड़ेगा। अगर मुझे पार्टनर को मुझे और कमवाना है तो मुझे कुछ उसके लिए ये करना पड़ेगा। तो ये स्टार्टेड जर्नी ऑफ चार्जिंग कि यार चार्जर से बनाओ अब इसके साथ, क्योंकि बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो हमने कियोस्क बनाया था उसके सेम ही है, अपग्रेडेड वर्जन है वो। तो वहाँ तक पहुँच गए थे, तो चार्जर्स बनाए और उनके कियोस्क में उनके स्टेशन लगाना चालू किए। तो ये जो चार्जिंग जो मशीन है ये मैन्युफैक्चर करते थे कि ये कहीं से आता था? सो बेसिकली व्हाट वी डू इज हम रिसर्च हम खुद ही करते थे, एनडीए को साइन करा के फिर जो मैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं कि ये इसमें ईवी चार्जिंग का फास्ट चार्जिंग होता है, स्लो चार्जिंग होता है, 4 व्हीलर के लिए अलग होता है, 2 व्हीलर के लिए अलग होता है, गन्स के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। तो उसके हिसाब से फिर प्रोडक्ट डिफाइन किया कि ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी यूजर को जिस तरह आपको पार्टनर को चाहिए। अभी जो आप लोगों का बैटरी पॉइंट है, इन बैटरी पॉइंट पे चार्जिंग स्टेशन भी है और स्वैपिंग वाला ऑप्शन। यस, तो व्हेनेवर वी सेट अप एनी फ्रेंचाइजी, राइट, तो वहाँ फ्रेंचाइजी मॉडल इज देयर। हाँ, फ्रेंचाइजी मॉडल इज देयर। ओके, फ्रेंचाइजी एंड डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल दोनों ही हैं, आते हैं इसके आते हैं बाद में आते हैं। तो फ्रेंचाइजी डेवलप करते हैं तो वहाँ पे स्वैपिंग पॉइंट भी लगाते हैं
दैट इज़ कॉल्ड बैटरी पॉइंट, और चार्जिंग पॉइंट भी लगाते हैं। नहीं, ये तो हो गया कि बिजनेस वायबिलिटी को प्रोजेक्ट करने के लिए आप ये करते हैं। मैं आपका कंपनी के मॉडल पहले समझना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा बताएं, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि हाउ इट इज गेटिंग ऑपरेटेड। ये जो फ्रेंचाइजी वाला है, तो आपने अगर फ्रेंचाइजी लिया तो आपका पर्पस है कि मैं इससे रेवेन्यू कैसे जनरेट करूँ, तो वहाँ पे तो आपको मल्टीपल रिसोर्सेज देना पड़ता है सो दैट ही कैन गेट एन हैप्पी अमाउंट। यस ट्रू। सो दैट इज अ सेपरेट पार्ट। Yes. योर कंपनीज जो स्केलेबिलिटी है वो थोड़ा सा सो बेसिकली हम लोगों का ये है कि बैटरी स्वैपिंग प्लस चार्जिंग प्लस चार्जिंग, तो हमारे दो सर्विसेज, हम ये दोनों सर्विस ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये प्रोडक्ट बना। ये प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके अब प्रोडक्ट बनाते हैं और पार्टनर क्रिएट करते हैं सिटी बाय सिटी, जो कि इसको ओन करें और रन करें हमारे बिहाफ में। अब वहाँ से जो भी रिवेन्यू होता है, जिस तरह का पार्टनरशिप हुई है, एंड पार्टनर उस वहाँ से अर्न करते तो ये ऑपरेट होता है ऐप के थ्रू हैं। यस, एवरीथिंग इज ऑपरेटेड बाय मोबाइल ऐप, एंड प्रीपेड, प्रीपेड सिस्टम है। और ये आपके गूगल मैप में लोकेट करते हैं। यस, और एवरी स्टेशन लोकेटेड इन गूगल मैप। यहाँ पे टोटल हम इंदौर में 42 पॉइंट बना चुके हैं। इंदौर में अकेला 42 पॉइंट 42 पॉइंट बना चुके हैं, in 4 पॉइंट और 3 स्वैपिंग पॉइंट बना चुके हैं। तो ये 42 प्लस 3 है कि 42 में 3 इंक्लूड है? 42 में 3 इंक्लूड है। ओके। और हमने उज्जैन में 2 स्वैपिंग पॉइंट बनाए हैं, एक जबलपुर में बनाया है। उज्जैन में हमने 4 चार्जिंग पॉइंट बनाए हैं, और जबलपुर में अभी हमारे 1 स्वैपिंग पॉइंट और 3 चार्जिंग पॉइंट थे। अभी हम 20 और एक्सपांड कर रहे हैं जबलपुर में रिसेंटली। आप ये ईवी चार्जिंग की जो मार्केट है, इस मार्केट को आप कैसे देखते हैं? ये क्या स्कोप है इस मार्केट में? बिकॉज एज ए लेमैन अगर मैं आपसे पूछूं तो टिल द टाइम द इंफ्रास्ट्रक्चर विल नॉट गेट डेवलप्ड प्रॉपरली, तो लोगों को ईवी को लेके लॉन्ग ड्यूरेशन की डिस्टेंस को कवर करने के लिए डर लगता है। जैसे कि किसी के पास आज की तारीख में अगर कोई टाटा का व्हीकल है और उसकी कैपेसिटी 180 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की कैपेसिटी है एक बार की चार्जिंग में, वो भोपाल तक जाने में भी डरता है। सही बात है। सो ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो ये बढ़ेगा भी नहीं, एंड दैट इज द रीजन मे बी टुडे मेजर 4-व्हीलर कंपनीज हु आर वर्किंग ऑन ईवीज, दे आर डूइंग टाई अप्स विद ईवी चार्जिंग स्टेशन, क्योंकि जब तक स्टेशन डेवलप नहीं होगा तब तक वो बेच भी नहीं सकते और बता भी नहीं सकते, और प्राइस भी एक फैक्टर है कि एक हाई क्लास पॉपुलेशन ही उसको करते हैं। तो ये मार्केट आप कितना देखते हैं कि हाउ मच द स्केल इज, और कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट है? आपके लिए क्या सोच है? तो सर इसको अगर हम इस तरह देखें ना कि ये चिकन और एग प्रॉब्लम है ना, कि ओके, मुर्गी पहले कि अंडा पहले? पहला है ना, ये वैसी प्रॉब्लम। तो इसका आंसर हम नहीं दे सकते, बट एडवांटेज ये है कि अब मुर्गी साइड हो या अंडे साइड हो, कोई भी चीज़ आपके घर में तो हो सकती है। यस ट्रू। दूसरी चीज़ कॉस्ट सेविंग है, ट्रू है ना। तीसरी चीज़ अगर आप लोगों को देखें तो लोगों का ना नई मतलब जब हम कस्टमर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं एक अर्ली अडॉप्टर, फिर अर्ली ट्रैक्शन, लेट अडॉप्टर। तो भारत में बाय डिफ़ॉल्ट इतनी जनसंख्या है कि आपको 25-30% मिल जाती है अर्ली अडॉप्टर्स को। तो कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी बिजनेस को दे इज अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। करके देखते हैं। हाँ, करके देखते हैं, तो लेके देखते हैं गाड़ियाँ क्या लेते हैं, है ना। E2 मतलब मैं 2018 में 22 E2 आना मतलब बहुत आश्चर्य की बात है। और मिलिट्री वाले लोग ले रहे थे, डॉक्टर ले रहे थे। ऑफकोर्स आपने बोला कि जिसके पास 1-2 गाड़ी है वो ले रहा था EV, लेकिन अब माइंडसेट चेंज हुआ है, दूसरी बात जो आपके एक प्रश्न था कि यार लोग रॉन्ग रूट में जा रहे हैं, उनको चार्जिंग अगर नो चार्ज जोन में पहुँच गए तो क्या। तो हम एक और प्रोडक्ट में भी काम कर रहे हैं, दैट इज़ अ पावर जेट। तो वी आर बिल्डिंग अ पोर्टेबल चार्जर फॉर यू। कार में रख लो डिक्की में, 8 मिनट में आपको 100 किलोमीटर के लिए चार्ज कर देगी। जैसे हमारे पावर बैंक होता है मोबाइल के। यस, जस्ट लाइक स्टेफनी आप रखते हो ना। हाँ, एग्जैक्ट। तो हम इसको डेवलप कर रहे हैं। बाय 2025 इट विल बी इन अ स्टेज जहाँ पे हम POC करना चालू कर देंगे इसकी, और 26 या 25 एंड तक हम उसको कमर्शियल में लेके आएंगे। तो हम वी हैव आइडेंटिफाइड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हम उसी सेगमेंट में काम कर रहे हैं, किस तरह यूज़र की कंफर्टेबिलिटी बढ़ाया जाए, किस तरह उसको वो डर जो है, जो उसके अंदर डर है। जैसे आज आप देख लो कि आप बिना कम पेट्रोल में अगर नो पेट्रोल जोन में पहुंच गए तब भी वही है। यस ट्रू। लेकिन EV थोड़ी सी बदनाम हो गई है। मतलब हम कितनी बार ऐसा करते हैं कि पेट्रोल हमारा काम है और हम 100 किलोमीटर की जर्नी में चले जाते हैं, नहीं करते ना, हम ध्यान देते हैं। तो EV यूज़र भी ऐसा नहीं करेगा। एज ए यूज़र एज वहाँ पे तो दिखता है कि इतना आपका रेंज कितना है, दोनों में कोई सिमिलरिटी है। वहाँ पे आप पेट्रोल बढ़ाते हो, यहाँ पे आप चार्जिंग कर। तो अल्टीमेटली आपकी साइकी वैसी बन जाएगी जैसा आप प्रोडक्ट लेते हो, वैसी साइकी बन जाएगी। बस ये है कि
थोड़ा सा नेगेटिव पब्लिसिटी उस समय अच्छा नेगेटिव पब्लिसिटी भी इसलिए क्योंकि यार ऑब्वियसली जो बड़े बड़े OEM है उनने अपना प्रोडक्ट इतना मार्केट में निकाल चुका है, दे डिडंट वांट कि यार इतनी जल्दी चीज़ें कन्वर्ट हो जाए, दे वांट टू कन्वर्ट हो जाए लेकिन इतनी जल्दी ना हो। अब मेरा एक सवाल इसमें यह है कि जिस स्टेट में आपने इस कंपनी का जन्म दिया और जिस स्टेट में अभी आप काम कर रहे हैं, देर आर डिफरेंट स्टेट्स हु हैव डन इनॉर्मस जॉब, और वहाँ पे इसका जो प्रोग्रेस है वो इनसे काफ़ी गुना ज़्यादा है। सो हाउ डू यू लुक एट इंडिया एज ए मार्केट एंड MP एज योर मार्केट? सो इंडिया इंडिया में कई सारी स्टेट है, क्योंकि एक स्टडी जो मैंने रिसेंट पढ़ा था उसमें ये बताया जाता है कि देयर इज ए रिक्वायरमेंट है 4,90,000 EV चार्जिंग स्टेशन बाय 2024 और 2025 मैक्स। टिल द टाइम 4,90,000 EV चार्जिंग स्टेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक EV को वो उतने तरीके से प्रमोट नहीं किया जा सकता है। अभी तो जितने भी कंपनी है दे आर आस्किंग फॉर कि इंसेंटिव दो, टैक्स कम करो, ये कम करो ताकि ज़्यादा बिके, ताकि प्राइस कम कर सके। तो प्राइस कम करके अगर आप ज़्यादा बेच भी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास, तो यहाँ पे बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे रुक जाएगी, और अभी यहाँ पे रुका हुआ है ताकि आप वहाँ पे बढ़ जाओ। तो ये 4,90,000 रुपये 90,000 का जो फिगर है, इट इज़ नॉट ए मतलब छोटा अमाउंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल छोटा अमाउंट नहीं है। और ऑब्वियसली गाड़ियाँ मार्केट में आ चुकी हैं, अब लोग तो ये डेवलप बनेगा कैसे, मतलब कैसे, क्या सोच है आप लोगों का, कैसे आप करेंगे? हाँ, सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए पार्टनर्स तो आ रहे हैं, वी यूजुअली गेट 15-20 कॉल्स अ वीक जो इसमें आना चाह रहे हैं, इसीलिए आप लोगों ने फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया। सो नाउ व्हाट इज दिस फ्रेंचाइजी मॉडल? सो फ्रेंचाइजी मॉडल ऐसा है कि यू टेक प्रोडक्ट विद अस, हम आपके एरिया में और जहाँ पे भी आपकी प्रीमाइसेस वहाँ सेटअप करते हैं, आप हार्डवेयर और उनसे आप रिक्वायरमेंट क्या जनरेट करते हैं? आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तब जाके आप फ्रेंचाइजी देंगे उन्हें? सो बेसिकली वी सी दैट यार उसकी लोकेशन क्या है, वहाँ फुटफॉल है, देयर 2 टाइप ऑफ कैटेगरी। अगर चार्जिंग स्टेशन डेवलप करना चाह रहे हो स्टैंड अलोन, कि वहाँ पे कौन सी टाइप की व्हीकल्स की फुटफॉल क्या है ना, और क्या प्रोजेक्शंस क्या हो सकते हैं फ्यूचर के। दूसरा ग्रिड कनेक्टिविटी कितनी स्मूथ है, ओके है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा ओनरशिप किसके पास है लैंड की, या क्या लीज में लेके कर रहा है, अल्टीमेटली उसका फिर उस बिजनेस में रहना बड़ा कमर्शियल वायबिलिटी, हाँ, उसके लिए चैलेंज हो जाएगा। ये देखते हुए फिर दे आर सर्टेन 20 चेक पॉइंट जिसको देखते हुए अच्छा 20 चेक पॉइंट आप लोग के हैं दैट यू आर शोइंग, एंड उसमें से अगर आते हैं देन यू सिलेक्ट। कुछ चेक पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि बाय द टाइम, जैसे लेट्स सपोज कि वी गेट दिस टाइप ऑफ कस्टमर जिनका ऑलरेडी कुछ धंधा चल रहा है, राइट, और इनको वही इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए वो कंपेटिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि वो धंधा चल रहा है उसका एक से तो आ ही रहा है, अब ये तो ऐड ऑन है, जो भी है ये तो ऐड ऑन। और आज की तारीख में सबको पता है कि इसका फ्यूचर है, लेकिन आज की तारीख में उतना शायद कमर्शियली वायबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर तो है, ये सबको पता है। हाँ, तो कॉमनो में ये ज़्यादा इफेक्टिव है। 2021 में अगर मैं बोलूँ तो उस समय बड़ा स्ट्रगल था, बट सेम प्रीमाइसेस जो कि मेरा आज जो सबसे पहला स्टैब्लिश किया हुआ है, ही हैज़ टच्ड अ रेवेन्यू ऑफ 1 लाख रुपीज़ अ मंथ चार्जिंग एंड सर्विसिंग। यस, दैट्स इट, मतलब बेस्ट अमाउंट। 15 से 20-22 रिक्शा हर घंटे उसके यहाँ लगे रहते हैं, क्योंकि ये वैसा है ना सर कि अब लेट्स सपोज कि मैं एक साइकी के बारे में बताता हूँ, जो मैं 90% ऑफ टाइम आप उसी पेट्रोल पंप के पास जाते हो जिसके जाते हो। यस ट्रू। 10% ही आप इधर उधर जाते हो। ट्रू है ना, ट्रू। वो इमरजेंसी में ही जाते हो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपका सब कुछ माइंड वही कॉल। यस हमने वही साइकी ड्राइवर में डेवलप करने की कोशिश की। वेरी नाइस, दिस इज समथिंग विच इज, ये साइकोलॉजी ही काम करता है हिंदुस्तान में। हाँ, तो हमने वही देखा, मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी मेरे खुद के ऊपर कि यार मैं कहीं और बनाने से क्यों बचता हूँ, भला रूट में पड़ रहा है। ऐसे ही मन है, किराने में मैंने यही देखा कि 90% टाइम मैं उसी किराने वाले के पास जाता हूँ, 10% ही इधर उधर से बाल कटाने में उनके पास ज़्यादा है। तो ये साइकी बन चुकी है। Yes, तो वो साइकी को हमने टैप किया, गुड, और हमने जाना कि यार लोगों को अभी दिखाना चालू करेंगे, तो आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, साइकोलॉजिकल एक्विजिशन ऑफ द मार्केट, परसों नहीं आएगा, लेकिन अगर वो दिखता रहेगा, रिपीटेशन में रहेगा, तो वो आएगा जरूर। और एक बार आना चालू किया तो फिर अपने दिन को उस तरह प्लान करेगा। तो ये थोड़ा रन किया, जो सबसे पहला जैसे जबलपुर का, अब जो हमें यहाँ पे इंदौर में बनाने में 7 महीना 8 महीना लगे एक उनको स्टेबल करने में, जबलपुर में 2 महीने में स्टेबिलिटी आ गई। तो आपका जो ये फ्रेंचाइजी वाला जो मॉडल है, ये आप किस मॉडल पे काम करते हैं? मतलब वही ओन करते हैं, वही ऑपरेट करते हैं कि ऑपरेशन आपके करते हैं? फोफो मॉडल है, फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड
टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेशन सपोर्ट पूरा हमारी तरफ से रहता है। एंड इसमें आप एमपी में ही ये काम कर रहे हैं कि एमपी के बाहर भी कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल एमपी में ही कर रहा हूँ। वी आर लुकिंग पार्टनर, बाहर से भी पार्टनर मिले, लेकिन अभी सिंस एमपी में ही बहुत स्कोप है काम करने का भी फिलहाल तो। सो वी आर वर्किंग एमपी। क्या प्रोजेक्शन है आने वाले समय के लिए? सो बेसिकली इस ईयर हमारा टारगेट है कि ऑलमोस्ट 500+ चार्जर्स लगाएं और ऑलमोस्ट 50 to 80+ स्वैपिंग स्टेशन लगाएं। 50 to 80 इस ईयर 2024 में आप करना चाहते हैं। ये जो इतना भागा दौड़ी, इतना कामकाज करते हैं, अपने लिए समय कैसे निकालते हैं? हाँ, तो अब दिमाग में आपका रूटीन क्या है नॉर्मली? कुछ हेल्थ के ध्यान रखना? सो बेसिकली ऐसा था कि 2022 तक तो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस था, तो एक्सरसाइज वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा करता था। लेकिन अब मैं एक्सरसाइज तो नहीं कर पाता, बट 2020 के बाद से मैंने एक हैबिट चालू की है कि आई डू 12 आवर फास्टिंग। 12 आवर सिर्फ फ्रूट्स। इंटरमिटेंट? हाँ, 12 आवर सिर्फ फ्रूट्स। मतलब किस कोई रैंडम नहीं? हाँ, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मेरा 700 ग्राम 800 ग्राम सिर्फ फ्रूट्स, नथिंग एल्स। फ्रूट्स और गर्मी अभी चल रही है तो सत्तू की ड्रिंक वो लेता हूँ, और फिर डायरेक्ट 2-3 बजे खाना, और रात को 9 को लेट हो जाता है जनरली, 7 बजे खा लेना चाहिए, लेकिन 8-9-10 बजे जो भी मिल जाए उस समय खाना खा के फिर सुबह, मतलब ये चलता है जनरली। आई टेक कि एक दिन का फास्ट रखूँ, ट्यूसडे का फास्ट रखता हूँ, इस तरह करके थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि हेल्थ की तरफ भी फोकस रहे। बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा और ज़्यादा हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ रहेगा तो ये जो आप सोच रहे हैं, जो प्रोजेक्शन है, तभी जाके ये एग्जीक्यूशन हो सकता है। बिकॉज एंटरप्रेन्योर की जर्नी बहुत अकेलापन है इसमें। मिलापन है। बिकॉज आपका जो सोच है, आई डाउट कि कोई दूसरा ये सोच 100% समझ भी सकता है कभी भी। सो ये जो लड़ाई है खुद के साथ रोज, और रोज जीतना भी है और रोज हारना भी है, मतलब जीतने वाला भी मैं, हारने वाला भी मैं, और अगले दिन ऐसा दिखने जाना है कि मैं ही मैं हूँ। मतलब इसी चीज़ को लेकर के कुछ समय पहले मैंने एक कविता लिखी थी कि अच्छा? उसकी 2 लाइन जो काफ़ी मुझे अच्छी लगती है, वो सुनाता हूँ आपको। तू जिद कर, तू हद कर, तू बन जिद्दी इन रुकावटों के सामने, बस तेरे एक कदम में तेरी जीत का किनारा होगा, बस तू चल, बस तू चल। तो ये टाइम मिल जाता है ये सब कि ऑन द गो? रैंडम नहीं निकलती कभी, ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ लिखता हूँ बैठ के। आपको नहीं लगता है कि आज के तारीख में जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर है, जो भी आ रहे हैं आफ्टर 2022-23, ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है और बहुत ज़्यादा फैंसी हो चुका है? सो व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? बिकॉज इनको तो ये जो स्ट्रगल जो हम और आप लोग देख चुके हैं, या आपका जो जर्नी है, ये जर्नी में उनका कुछ नहीं होता। ये तो गुडी गुडी पिक्चर बाहर से देखते हैं और जो भी कुछ नया करते हैं ये नाम दे देते हैं स्टार्टअप। तो स्टार्टअप एक फैंसी नाम बन चुका है। हाँ सर, मुझे भी यही लगता है कि स्टार्टअप एक फैंसी कीवर्ड है। इट इज़ मोस्ट ऑफन बिजनेस। अगर आप बिजनेस ही कर रहे हो, आपको यही माइंडसेट में रहना चाहिए। लेकिन मतलब आप एक कुछ यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इसलिए आप स्टार्टअप कहला रहे हो। बट अल्टीमेटली आपका एम यही है कि कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बेचो और उसका पैसा कमाओ और अपना रखो, 4 लोगों को एम्प्लॉय, वेंडर, सबका रोटेशन चलाओ। मैं मैक्सिमम जगह पे ये चीज़ बोलता हूँ कि व्हेन द टर्म कम्स एज बिजनेस, देन देयर शुड बी डिफाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। Till the time your profit and loss balance sheet is not workable, it is not a business. Because you are not doing any job कि आपको सैलरी मिलेगी और उससे आपका घर चलेगा। तो बिजनेस अगर है, तो अगर आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे हो, देन व्हाट द फन यू आर डूइंग? सही है। बट जब आज की तारीख में स्टार्टअप को देखते हैं, वो मेजरली दे आर कमिंग विथ फैंसी प्रेजेंटेशन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट। सो चेजिंग इन्वेस्टमेंट बिकेम ए पैटर्न रादर देन बिल्डिंग ए बिजनेस। यस। तो इनके लिए कुछ ज्ञान आपके पास है, जो 3-4 पॉइंट इनको चेक पॉइंट रखना चाहिए? मुझे तो यही लगता है कि कुछ चीज़ों में आपको बिल्कुल, जब आप अगर कॉलेज से निकले हुए लड़के हो और स्टार्टअप कर रहे हो, 2 मिनट रुक जाओ, कहीं जॉब कर लो, समझ लो, काफ़ी हेल्पफुल होगा तुम्हारी जर्नी के लिए। ओके, पहला तो मैं हाँ, क्योंकि बॉस का डांट भी होना चाहिए, ह्यूमिलिएशन भी समझ में आना चाहिए, रूटीन भी जानना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट मैं ये भी बोलता हूँ कई बार लोगों को कि आप खुद में एक कंपनी हो। यस, ट्रू। आप खुद अपना ह्यूमन रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, आप खुद फाइनेंस मैनेज करते हो, यू डू ऑपरेशंस, यू डू लॉजिस्टिक, राइट? यू सेल सम प्रोडक्ट और सर्विस बाय डिफॉल्ट इफ यू आर इन IT। इसमें एक पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हॉस्टल में रहते हैं और जो लोग अपने माँ बाप से थोड़ा सा दूर रहते हैं, वो थोड़ा जल्दी सीख जाते हैं ये। हाँ, क्योंकि उनको ये सारा मैनेजमेंट खुद ही करना। हाँ, सब मैनेजमेंट, पैसे की क्रंचिंग भी देख लेते हैं, उधारी भी चल जाता है, फिर चुकाना भी। MBA तो बाय डिफॉल्ट हम सभी हैं। हाँ, MBA तो बाय डिफॉल्ट हम सभी हैं, बस यू हैव टू, जैसे मैं बोलता रहता हूँ लोगों को कि हम हनुमान की तरह होते हैं। ट्रू। हमें कोई मिलता है रास्ते में,
राम की तरह, और वो हमें बताता है कि ये चीज़ कर सकते हो, तुम्हें पता है, तुम हमें हमें उस रास्ता जगाते हैं बस हमें समय समय पे। मेरे मेंटर बोलते हैं कि नॉलेज इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यस ट्रू। नॉलेज यही है, पास में ही है, बस तुम्हें नहीं पता, जो उसको पता है, और उसको पता है वो तुम्हें नहीं पता। तो वैसे ही है। आईना दिखाने वाले काम चाहिए। हाँ, तो लोगों से आप बात करो, इंटरेक्ट करो, और लोग आपको बताते हैं, कई काम की बात भी रहती है अल्टीमेटली। मेंटर होना बहुत ज़रूरी है वो। यस, मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट नए स्टार्टअप्स के लिए कि कोई जॉब करना चाहिए आपके हिसाब से, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोपोजिशन। एंड सेकंड पॉइंट में क्या लेके जाना चाहिए? मेंटर होना मेंटर होना चाहिए। Choose आपको आज की डेट में, मैं लोग बोलते हैं कि आपका बिजनेस प्रोपोजिशन डिफाइन होना चाहिए, चेंज होता जाएगा। आप पिवट करोगे अपनी जर्नी के दौरान, क्योंकि हर बिजनेस की अलग जर्नी होती है, हर फाउंडर की अलग जर्नी होती है। तो जर्नी भी अलग है, चैलेंजेस भी अलग लोग बोल सकते हैं आपको कि आपका मॉडल, आपका विजन फिक्स होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जर्नी में जाते हो। देयर वाज नो, हमने तो चार्जिंग को डिस्करेज किया था, लेकिन अब हम फ्रेंचाइजी मॉडल में पूरा इकोसिस्टम बेच रहे हैं। ओके। तो वो आप मार्केट देख के खुद ही, क्योंकि कई सारी चीज़ आप जब रूम में बैठ के एनालिसिस करते हो और प्रैक्टिकल करते हो, तो आपको समझ में आता है कि क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या अप करने की ज़रूरत है, क्या मेरा चीज़ें नहीं चल रही, क्या डाउन करने की ज़रूरत है, क्या और डिमांड लाने की ज़रूरत है। जैसे वी आइडेंटिफाइड कि यार कार वालों के लिए उनको फास्ट चार्जिंग चाहिए, राइट। और फास्ट चार्जिंग कोई स्टेशन, एक स्टेशन लगा रहा है तो 5 से 8 लाख उसको चार्जर खरीदने की कॉस्ट, 8 से 9 लाख इंस्टॉलेशन और ग्रिड और ये सब की कॉस्ट, एक चार्जर। मतलब 15-16 लाख रुपए अगला व्यक्ति फंसा दिया, एंड नाउ ही हैज़ टू वेट फॉर 2-3 साल की वारंटी मिलेगी, एंड देन AMC भी दो, उसका प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं। तो हमने वहाँ से सोचा यार व्हाई नॉट बिल्ड समथिंग लाइक पावर बैंक, जिसको आप घर के प्लग में चार्ज करो, लेकिन पावर देगा आपको DC, क्योंकि आप फास्ट चार्जिंग स्टेशन लोगे। इसमें वापस से एक चीज़ मुझे समझना है कि नाउ वेरी रिसेंटली जियो हैज़ डेवलप्ड वन मॉडल, जहाँ पे उन्होंने पेट्रोल पंप के साथ, कैस्ट्रॉल के साथ भी टाई अप किए हैं, और वहाँ पे वो आपके चार्जिंग स्टेशन भी क्रिएट करके दे रहे हैं। सो मेजरली ऑल बिग कंपनीज और ऑल दिस काइंड ऑफ कंपनीज, दे आर मेजरली वर्किंग ऑन डेवलपिंग चार्जिंग स्टेशन, वो गन वाले, जहाँ पे पर यूनिट दे आर चार्जिंग समथिंग और टाइम के हिसाब से। सो ये कितना वायबल है? और ये स्वैपिंग और ये जो आपकी बैटरी वाला फंडा है, जहाँ पे हम पावर बैंक की तरह काम करते हैं, ये आप वायबल कौन से को देखते हैं? सर ये दोनों ही हैंड टू हैंड वायबल है। अब देखिए लॉन्ग टर्म में अगर जाएंगे तो कार में यू नीड अ, क्योंकि अभी जितना भी रिसर्च चल रहा है चार्जिंग स्टेशन को लेके, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जितना मैं पढ़ चुका हूँ, उसमें ये लोगों के जहन में है कि मुझे चार्जिंग का जो टाइम है वो टाइम को कम करना है, ताकि अभी जो 35 मिनट्स 40 मिनट्स लग रहा है मिनिमम 70% 80% चार्ज होने के लिए, वो 10 मिनट पे हो जाए, 5 मिनट पे हो जाए। तो सर ये हैंड टू हैंड है। मतलब 3 व्हीलर 2 व्हीलर के लिए लॉन्ग टर्म में इफ़ यू सी स्वैपिंग विल वर्क, स्पेशली फॉर लाइक ऑल दी डिलीवरी बॉय, लॉजिस्टिक पर्सन। यहाँ पे जहाँ पे कमर्शियल सेगमेंट आ जाता है, वहाँ पे 3 व्हीलर स्वैपिंग स्वैपिंग बहुत विल वर्क, इम्पोर्टेंट। उनके लिए टाइम बहुत कंस्टेंट है। वेरी ट्रू। अब व्हेन इट कम्स टू पर्सनल व्हीकल, वहाँ पे पीपल विल लुक फॉर अल्टरनेट्स। दे विल, पहली बात, सिंस वो पूरा एसेट खरीद रहा है तो वो नहीं चाहता अपनी बैटरी बदले। कमर्शियल वाले को इतने ये फर्क, वहाँ पे तो पूरी गाड़ी का वैल्यू ही तो बैटरी है। हाँ, पूरी गाड़ी मतलब लगभग 60% वैल्यू आपकी बैटरी है। बट कमर्शियल उसके टाइम भी है। मतलब वो अगर आज निकला है तो अगर ही इज़ रोमिंग अराउंड द सिटी, उसको पता है उसकी नेक्सॉन है और 250 किलोमीटर देगी, तो बोल रहा है कि हाँ मैं हर तीसरे दिन चार्ज करो, मेरा काम चल रहा है। तो 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, इट्स गुड, राइट। अब वो निकला है, लेट्स सपोज कि वो यहाँ से भोपाल की जर्नी में निकला है, या भोपाल से आगे फिर तीसरा तरफ जा रहा है। अब नाउ ही है कंसर्न कि यार मैं EV लेके जाऊँ कि नहीं जाऊँ। यस। तब वहाँ पे चार्जिंग तो उसने जो उसके रूट में मिलेगी वो तो प्लान कर ही लिया उसने कि हाँ यहाँ मुझे रूट में मिलेगी और मैं चार्ज कर लूँगा, 30% यहाँ से कर लूँगा, 20% यहाँ से कर लूँगा, एंड दिस हाउ आई विल रीच भोपाल से। मैं भोपाल तक मेरी कहीं ना कहीं 100 से 80% के बीच में रहेगा मेरा चार्जिंग, है ना। उसके आगे वाले सेगमेंट में जहाँ पे आप Tier 3 लोकेशन की तरफ जा रहे हो, Tier 2 लोकेशन की तरफ जा रहे हो, उसके लिए भी है डेवलपिंग अ पावर बैंक, जो कि आप अपनी डिक्की में रखे रहो। कभी भी आपको इमरजेंसी हो तो कम से कम आप चार्ज कर लो 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर के लिए आप कर लो, तब तक आप दूसरी जगह पहुंच जाओ। नाउ बैक टू द अगेन दैट पॉइंट जहाँ पे यंग एंटरप्रेन्योर के लिए हम बात कर रहे थे। पहला पॉइंट हमने ये देखा कि उनको नौकरी करना चाहिए, सेकंड पॉइंट हमने देखा कि उनको मेंटर रखना चाहिए। व्हाट एल्स? आई ऑल्सो
विल हाईलाइट कि थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बुक्स ज़्यादा रीड कर। रिसर्च करें और थोड़ा सा डिटेल। हाँ, मतलब अपने सब्जेक्ट के अलावा भी, ओके ओके ओके। क्योंकि आपको ना कई बार जैसे गैस सिलेंडर तो मेरा मॉडर्न था ही नहीं, यस, मैं तो वहाँ सोच ही नहीं रहा था, बट कई से थोड़ा सा फोकस बढ़ा के रखेंगे तो हो सकता है कुछ कहीं और से भी बहुत आइडिया मिलते हैं आपको। लोगों के लिए, लोगों से डिस्कस करने में ओपन रहे। अगर आप ऐसा, लोग आपको डिस्करेज करेंगे, ऑब्वियसली एवरीबडी हैज डिस्करेज मी एज वेल, कि आइडिया के वो कैसे इलेक्ट्रॉनिक में काम कर दोगे, पहला काम ही वही होता है। हाँ, तो वो तो होता ही है, उससे मत डरे। डिस्करेज को जीतना ही तो पहला चैलेंज। और घर वाले भी आपको बोलेंगे तो उससे मत डरे, क्योंकि कभी ना कभी वो आपकी मेहनत देख के आपको साथ भी देने लगेंगे, आपके दोस्त साथ देने लगेंगे, मतलब चीज़ें अपने आप ही अलाइन हो जाएंगी। आप अगर सोच लिए ना कि आपको ये करना है तो कोई नहीं रोक सकता है। तो कोई नहीं रोक सकता। और दूसरों से डिस्कस करें, डिफरेंट चीज़ों को पढ़ने का भी एक एपेटाइट डेवलप करें, क्योंकि वो आपको बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव देता है। ज़रूरी नहीं है हम बहुत मोटिवेशनल बुक पढ़ें, मतलब कई बार आध्यात्मिक बुक से भी आपको बहुत सारी चीज़ मिलती है। आर यू स्पिरिचुअल? यस, आई एम स्पिरिचुअल। क्या डिफरेंस है आपके लिए स्पिरिचुअल और रिलीजियस में? सो व्हेन आई से आई एम स्पिरिचुअल, सो मैं बहुत ज़्यादा आई वांट टू सीक अ लाइक साइलेंस, और जैसे थोड़ा शांत एनवायरनमेंट, और जहाँ पे मैं खुद सोच सकूँ या भगवान के करीब जा सकूँ। मैं भगवान का ही चिंतन कर रहा हूँ, शांति से उनका चिंतन कर रहा हूँ। ये आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं? हाँ, मैं रेगुलर बेसिस पे पूजा पाठ करता हूँ। आई गिव सूर्य नमस्कार और सूर्य जल भी चलाता हूँ मैं रेगुलर बेसिस में। और ये भी मेरे आपको लगता है कि इससे फ़र्क पड़ता है? हाँ, फ़र्क पड़ता है। मतलब इट शुड बी ऑन द यंग जनरेशन एज वेल दैट, हाँ, बिकॉज आज की तारीख पे तो इनके पास तो मोबाइल स्क्रॉल करना छोड़ के तो और हाँ, रिलीजियस होने को मैं ऐसे देखता हूँ कि रिलीजियस होना बहुत ज़्यादा एक धर्म के प्रति हो जाना। ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये है कि स्पिरिचुअलिज्म की जब हम बात करते हैं 70% जनता यही समझता है कि ये धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज अनदर आइडेंटिटी। तो स्पिरिचुअलिज्म अलग हो जाता है और रिलीजियस अलग हो जाता है और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाता है। तो स्पिरिचुअल तो हर किसी के लिए ज़रूरी है आज की तारीख में, बट ऑन अ राइट डायरेक्शन, ऑन अ राइट ट्रैक होना। आप दूसरे धर्म से भी सीख सकते हो, वो आपका प्रोस्पेक्टिव आप किस तरफ करना चाह रहे हो। ऑब्वियसली यू आर ओपन। हाँ, वो मतलब चीज़ों के लिए बिल्कुल एज ए ह्यूमन बीइंग आपको स्पिरिचुअल होना चाहिए। आप किससे बिलीव कर रहे हो, दैट इज, और वो आपके ना रिलेशनशिप में बहुत हेल्प करती है। ओके, आप अपने रिलेशंस की वैल्यू समझ पाते हो। ट्रू ट्रू। अगर आप एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो, अच्छी बात है, बट आप उसका स्पिरिचुअल नहीं हो तो आप बहुत श्रूड इंसान बन जाओगे। कुछ समय बाद आपसे साथ लोग नहीं रहेंगे। वेरी ट्रू। लेकिन आप एक प्रैक्टिकल इंसान हो लेकिन स्पिरिचुअल इंसान हो, यू अंडरस्टैंड, नजरिया अलग हो जाता है, एक ही चीज़ को देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। गलती हो सकती है, माफ़ करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। यू गेट अ हेलीकॉप्टर व्यू। आई कॉल पीपल कि यार डोंट सी यू एंड मी, सी द हेलीकॉप्टर व्यू ऑफ आवर कन्वर्सेशन। यस, कि मैं अपने नज़रिए से सही हो सकता हूँ, तुम अपने नज़रिए से सही हो सकते हो। एक बार चल ये जो कन्वर्सेशन हुई इसको हम ऊपर से देखते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया होगा, मैंने ऐसा क्यों किया होगा। अभी तो क्या है, अभी हम डिस्कशन नहीं करते, हम अपना तर्क रखना चाहते हैं और अपना चीज़ उसको अगले अपना पॉइंट बेहतर देना चाहते हैं जिससे वो शांत हो जाए। हाँ, मुद्दा ये होता है डिस्कशन का। मतलब इस चीज़ में मेरे फादर बचपन में बहुत अच्छी बात बोलते थे, जो कि मुझे अभी समझ में आई कि समय जो होता है उसके पीछे बाल होते हैं, वो आगे से मतलब समय जो होता है उसके आगे बाल होते हैं, पीछे से वो गंजा होता है। अगर उसको समय रहते पकड़ लिए तो तुम्हारे साथ चलेगा, अदरवाइज वो फिसल जाएगा। तो मैंने उस समय तो ये नहीं समझा क्या बोलते थे पापा लेकिन अब मैं जब उन बातों को जब रिकॉल करता हूँ कभी उनकी, जब हम उस सिचुएशन में पहुँचते तब हमें वो याद आता है कि कितना रिलेवेंट है कि अभी समय रहते जो बोलते रहते हैं पेरेंट्स, समय रहते कर लो, समय रहते वो कर लो, गलत नहीं है। मतलब उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, लेकिन वो उस समय नहीं समझ आया, लेकिन अभी समझ में आता है कि कितना इंपॉर्टेंट है आप समय को। आज की तारीख में एक और चीज़ है कि तो ये मेरा 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समय के साथ। एंड बहुत ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे तो लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड बी कमिंग इन द फर्स्ट। एंटरप्रेन्योर्स को वो चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि मतलब समय के साथ आप सब चीज़ करते रहें। अगर आप समय की यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाए, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। अगर आप अपना ही बिजनेस करना चाह रहे हैं कोई बात नहीं, आप जॉब कॉलेज और यहाँ से ताकतवर बनो। हाँ, मतलब आप मेंटल चीज़ों के लिए तो ताकतवर बनो। एक चीज़ में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है और ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, हिंदुस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो ओपन नहीं है। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम आज भी ग्रेडेशन और नंबर और इसी गेम में चल रहा है और उसी में ही भाग दौड़ है। आप कोई भी कोचिंग सेंटर देख लीजिए, उसके सामने बोर्ड आपको इतने लगेंगे सिर्फ परसेंटेज और एक छवि देने के लिए कि वही बना दिया जाता है कि यही तुम्हारा लक्ष्य है।
बट जो ओपननेस होना चाहिए कि आप कुछ नया सोच सको या आप अपने टीचर को कुछ क्वेश्चन पूछने की ताकत बना पाओ या रखो, क्योंकि अभी तो वो डर रहे हैं कि वो जो बोल रहे हैं वही मानना है, मेरा भी कोई व्यू है और वो व्यू का कोई पॉइंट है, ये तो है ही नहीं मुद्दा। बिल्कुल सही। तो इसमें आपका क्या व्यू है? सो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मैं अपने बारे में बताऊँ कि आई वॉज नेवर अ टॉपर। मैं एक मीडियोकर स्टूडेंट था कॉलेज से लेकर के। मैंने जॉब में बहुत अच्छा काम किया। मेरे को जॉब में अलग सा कीड़ा आया कि यार मैंने सारे इन्जॉयमेंट कर लिए, नाउ आई वांट टू डू समथिंग। और मुझे लिटरली मज़ा आता था। मतलब ऐसा था कि मैं यहाँ पे ऑफिस से 7:30 बजे आया, 9 बजे वापस लैपटॉप खोल के बैठ गया, कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ ऑफिस का पुराना काम कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़ बना रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ। दोस्तों के साथ ड्रिंक्स में गए तो भी लैपटॉप खोला, काम कर रहे हैं। मतलब आई एन्जॉय इट। मैंने उस ड्यूरेशन को इतना ज़्यादा इन्जॉय करता था मैं काम करने को। तो यही मेरा पर्सपेक्टिव है इस तरफ कि लोगों को थोड़ा सा ना अपने ऊपर बिलीव रहना बहुत ज़रूरी है। मैं बचपन से थोड़ा सा ऐसा था, क्वेश्चन पूछने वाला था कि मुझे चीज़ें करना, नई चीज़ें करना पसंद था। मैंने 5th क्लास में था जब मैंने पहली बार मतलब अमलई में ओरिएंट पेपर मिल थी, एंड आई हैव कन्विंस माई प्रिंसिपल कि यार हम 5 जून के दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में हम रैली निकालेंगे प्रमोट करने के लिए। गुड। तो 5th क्लास में था, मेरे को इंसिडेंट याद है। वो आई वेंट, बोले कैसे करेंगे? वो आपका सेल्स का पहला जर्नी रहा होगा कि आपने कन्विंस कर दिया सामने वाले को। तो और मैंने सेल्फ प्लान बना लिया कि मैं, मेरे फादर उस समय पता वहाँ पे SRO थे। मैंने बोला ये चीफ गेस्ट बन के भी आएंगे। तो फिर वो पूरा इवेंट प्लान हुआ, ये हुआ, और हमने रैली निकाली। और रैली पे ओरिएंट पेपर मिल के सामने से निकली, लड़के लोग हुटिंग किए, ये किए, बंद करो बंद करो। तो काफ़ी अच्छा इंसिडेंट था। और वो मेरी पहली ऐसा कुछ था कि मैंने कुछ बड़े लेवल में किया। तो भी लाइक 5th क्लास इंक्लूडेड नहीं था। ओके। उसमें 9 से लेकर के 12 तक, 11 तक के बच्चों को लेके गए थे। 5th में शायद मैं ही था जो कि उनके साथ गया था। मेरे सारे दोस्त मुझसे बहुत नाराज़ हुए कि तुमने ऐसा किया। अभी एक और चीज़ें चलता है, जैसे कि मैं आपको आपकी हेल्थ रेजिम पूछ रहा था कि आप क्या करते हैं। सो देयर इज़ 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामीटर्स। एक है मेंटल हेल्थ और एक फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ तो आप मेजर कर सकते हो, फिजिकल हेल्थ के लिए आप सलाह भी ले सकते हो, सजेशन भी ले सकते हो, और डॉक्टर के पास भी जा सकते हो, कुछ देख सकते हो। मेंटल हेल्थ का कोई वैसा पैरामीटर नहीं है। सो अगर 100% है फिजिकल और मेंटल हेल्थ की पैरामीटर, तो आप फिजिकल हेल्थ को कितने % देना चाहते हैं और मेंटल हेल्थ को कितना % देना चाहते हैं अमंग 100? सो सर आई विल सी कि फिजिकल हेल्थ से मेंटल हेल्थ डिराइव्ड होती है। मतलब इफ़ यू नॉट फिजिकली फिट, आप मेंटली भी फिट नहीं हो पाओगे उतनी जल्दी, राइट? ओके। मेरा ऐसा प्रोस्पेक्टिव है। तो तो फिजिकल अगर मैं आधा आधा भी बांटूँ तो फिजिकल फिटनेस विल बी 51% एंड मेंटल हेल्थ विल बी 49%, राइट? 49%। एंड मतलब आप उससे मेंटल हेल्थ मतलब कामनेस ला सकते हो, लेकिन यू ऑल्सो जैसे आप फिजिकली अपने और मेंटल हेल्थ के लिए आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिज्म और थोड़ा बहुत ऐसा होना ज़रूरी है, और इसके अलावा और कुछ होना चाहिए ताकि आप मेंटली फिट रखो अपने आप को? सो मेंटल हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लगता है बिकॉज आज की तारीख में ये बहुत बड़ा सवाल हो गया है। बिल्कुल। मुझे अभी, मैंने एक दूसरे पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला कि या तो कोई एग्रेसिव हो जाता है, नहीं तो डिप्रेसिव हो जाता है। एग्रेसिव जब हो जाता है तब किसी और के साथ कुछ कर देता है, डिप्रेसिव हो जाता है तो अपने साथ कुछ कर देता है, सही बात है। एंड दैट इज ऑल रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ इशू। हेल्थ, मुझे ऐसा लगता है मेंटल हेल्थ के लिए कुछ चीज़ें हमें काफ़ी स्पिरिचुअल होना तो एक बहुत हेल्पफुल होता ही है। साथ ही साथ फैमिली, आप उनसे डिस्कस करते हो चीज़ों को, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके लिए चीज़ों। अगर फैमिली से नहीं कर पा रहे हो, दोस्तों से डिस्कस कर लो, सो दैट एक दो दोस्त आपका ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप सब कुछ खुल के कर सको, बोल सको, ये कर सको। मतलब आपके मन में कुछ करे नहीं करे आपके साथ खड़ा जरूर रहे। और मतलब ऐसे दोस्त को ढूंढो बहुत दूर है, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो भाई बस 1 घंटा तेरे सामने सब कुछ बताना चाह रहा हूँ मैं। लाइक जैसे देयर इज अ फिलॉसफी इन क्रिश्चियंस कि आप जाते हैं फादर के सामने, कन्फेस करते हो। यस। तो ये बहुत बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इसको करा जा सकता है। जैसे हम करते हैं, मतलब बोलते हैं ना डॉक्टर, गुरु और टीचर के सामने कुछ ज़्यादा नहीं छुपाना चाहिए, आपको बता देना चाहिए। वैसे ही आप चीज़ों में, मैंने तो सुना था डॉक्टर और वकील हाँ, वकील भी नहीं वकील के सामने भी नहीं छुपाना चाहिए। गुरु मैंने ऐड किया क्योंकि गुरु आपको ना आपकी स्थिति के हिसाब से डायरेक्शन देता है, और ना अदरवाइज वो सोच कहीं और डायमेंशन रहे हैं, हम बता कुछ और रहे हैं, उनको क्या पता कि क्या स्थिति चल रही है। अब अगर थोड़ा सा पर्सनल और एंटरटेनमेंट की तरफ जाऊँ तो मुझे एक बताइए,
आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, कौन पसंद है आपको? आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण एंड करीना कपूर. करीना कपूर. आई थिंक आलिया. रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि आई थिंक उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है. शी इज़ मस्त मौला टाइप ऑफ पर्सन. और पसंद नहीं बोलूँगा मैं, उनकी पर्सनालिटी को करूँगा. वैसे तो कैटरीना कैफ पसंद है मुझे, बाकी मैं उनकी पर्सनालिटी को लेकर के बोलूँगा कि ओके, नाउ कमिंग बैक टू द एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एंड ऑल, आज के तारीख में आपको क्या लगता है कि बूटस्ट्रैपिंग इज मोर इम्पोर्टेंट एंड वायबल और गेटिंग फंडिंग और विथ फाउंडर्स हैविंग फंड इज मोर वायबल? बूटस्ट्रैपिंग और फंड फंड. सो मुझे अभी तक की जर्नी में ये एहसास हुआ कि यार जब तक आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस स्टेब्लिश नहीं है, फंडिंग कोई 3F ही कर सकते हैं, फ्रेंड, फैमिली, फूल्स. तो अगर आपके पास नेटवर्क में है तो अच्छी बात है. नहीं है तो बूटस्ट्रैप करो, प्रोडक्ट बनाओ या सर्विस क्रिएट करो. उस धंधे को अगर तुम 1 लाख लोगों में करना चाह रहे हो तो 100 लोगों में करके दिखाओ, मार्जिन दिखाओ, चीज़ें दिखाओ. एंड इफ़ इट अट्रैक्ट समबडी तो ये बिकॉज बिजनेस अगर बिल्ड कर दिया आपने तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपके पास है तो आज कोई बात नहीं, आप तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. नहीं मतलब ऐसे नो प्रॉफिट नो लॉस में भी वो आपका 100 लोगों के साथ वो चीज़ कंसेप्ट चल रही है तो पीपल अंडरस्टैंड. जब आप स्केल में करोगे तो वही चीज़ों की कॉस्ट गिर जाएगी और यू विल इवेंचुअली मेक अ प्रॉफिट. ओके, प्रेजेंटली मुझे ऐसा लगता है कि पहले प्रोडक्ट की सर्विस स्टैब्लिश कर लेना चाहिए वाया बूटस्ट्रैप या 3F के थ्रू, और देन आपको फंडिंग की तरफ जाना चाहिए. और क्योंकि कई बार ना फंडिंग के लिए पेडिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से आप IIT से हो, IIM से पढ़े हो क्या, तो थोड़ी सी आसान हो जाती है जर्नी. आप किस स्टेट किस सिटी में हो, मतलब वी डूइंग स्टार्टअप इन मध्य प्रदेश इंदौर तो भी कंपेरेटिवली अच्छा है, लेकिन कंपेयर टू बैंगलोर या कहीं और कर रहा था तो उससे भी अच्छा होता. तो वो बड़ा जियोग्राफी की फैक्टर है. बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे फैक्टर है. आपको इन सारी चीज़ों को सोचते हुए ही प्लान. जब आप ये बिजनेस प्लान करते हैं या आपका क्या सोच है, आप कितना लॉन्ग टर्म देखते हैं इसको, कितना ड्यूरेशन आपको लगता है कि इतना सोच के हमें करना चाहिए सो दैट बीच में जो ऑल्टरेशन होता है और करना पड़ता है एज पर रिक्वायरमेंट एंड डिमांड, तो हम एक सही साठ जगह पे पहुंच जाएंगे? सो मुझे ऐसा लगता है बिजली तो की होने ही वाली है, बिकॉज 100 साल में पहली बार हम ट्रांजिशन किए हैं टू अदर सॉर्ट ऑफ एनर्जी. अभी मुझे ये बताइए, वो जो आप प्लानिंग कर रहे थे कि काठमांडू जाना है आपको डॉग को लेके, वो हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? वो नहीं हुआ, बट मैं अपनी वाइफ के साथ जाने वाला हूँ जल्दी काठमांडू. और डॉग सो बेसिकली बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट था कि 26 अक्टूबर को मेरे फादर ख़त्म हुए थे एंड उससे 3-4 दिन पहले मेरा डॉग ख़त्म हुआ था. ओह, एंड ही वाज विद यू फॉर? नो, ही वाज नॉट विथ मी. उसको मैं शेल्टर में छोड़ गया था, पापा की हेल्थ ये सब के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा था. मतलब आई यूज्ड टू स्टे 3 days विथ हिम, लाइक फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे तक मैं उनके साथ रहता था. फिर पुणे से ट्रैवल करके आता था, मंडे शाम को बैठता था और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे शाम तक यहाँ रहता था. तो उस समय मुझे उसको शेल्टर में देना पड़ गया था. बट बात हुई मेरी तो उसने बताया फ़ोन करके कि ऐसा ऐसा हो गया. चलिए, कमिंग बैक टू द प्रेजेंट सिनेरियो, कि अभी ये जो लॉन्ग टर्म विजन आप देखते हैं, ये कितने समय तक के लिए और कैसे प्लानिंग करते हैं आप इसको? बिकॉज इट्स ए नेवर एंडिंग प्रोसेस. इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सबको पता है कि इसका फ्यूचर है, ये है, तो आप कैसे इसको लेके जाना चाहते हैं आगे? सो बेसिकली मैं ऐसा देख रहा हूँ कि पहली बार हमने पेट्रोल फ्यूल से इलेक्ट्रिक फ्यूल की तरफ ट्रांजिशन हुआ. तो मुझे लगता है बेस ऑफ एनर्जी तो यही रहने वाला है. भला है हम केमिस्ट्री में स्विच कर लें, हम आज लिथियम में कर रहे हैं, फिर निकल कोबाल्ट में कर रहे हैं, फिर टाइटेनियम में कर रहे हैं, फिर हम सोडियम आयन बैटरीज में कर रहे हैं या एल्यूमिनियम ऑक्साइड बैटरीज में कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन कोर ऑफ द एसेंस यही रहने वाला है. तो मेरा कोर फिक्स है कि मुझे बिजली में ही प्रोडक्ट बनाते जाना है विच कैन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैटरी अल्ट्रा कर जाए. किसी को 40 वोल्ट चाहिए और 12 एम्पियर से चार्ज हो रहा है, कि कोई 40 किलोवाट चाहिए, राइट, 440 वोल्ट में काम कर रहा है. तो एंड बेस ऑफ द एनर्जी तो सेम रहने वाला है. मुझे उसके कन्फिगरेशन किस तरह मैं उसके प्रोडक्ट बना पाऊँ कि कन्फिगरेशन मैं अलग लेवल में सेट कर पाऊँ, वो कोर रहने वाला है. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च. यस. सेकेंडली आई सी कि अभी तो ईवी तो फर्स्ट समझ लीजिए कि ये सेकंड जनरेशन मोबिलिटी में हम आए हैं. यस. अब 2030 के बाद और भी हाईटेक आप चीज़ें देखोगे. आप
अब जैसे यू वुड नो कि मुंबई में स्काई ट्रेन बन रही है यस। है ना, मैग्नेटिक लेविगेशन के कंसेप्ट बन रही है। और मेजरली इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का क्या पार्ट रहेगा आने वाले समय में? तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मेजरली ग्रीन की तरफ ही जाएगी। आप अपने ट्रेन से मतलब आपके, मैं बोल रहा हूँ नॉलेज इज़ हियर ओनली। आप ट्रेन के उदाहरण देख लो, पहले कोयला चल रही थी, फिर वी केम ऑन टू इलेक्ट्रिसिटी, अब सोलर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार वो क्लीन रहे ज़्यादा, राइट। तो आप उसका ट्रांजिशन यहीं पे डाल दो कि यही यहाँ का ट्रांजिशन भी ऐसे होने वाला है। अभी हम ग्रिड से ले रहे हैं एनर्जी, फिर देयर विल बी अ फोर्स कि यार आप सोलर से जनरेट करना है आपको, या इस सोलर प्लांट लगाओ, वहाँ जनरेट करो, वहाँ से दो। ओके। तो ये मतलब हमारे, तो आप देखिए ट्रेन इज़ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो सिटी में भी मेजरली जो भी ट्रांसपोर्ट आने वाले समय में यूज़ होने वाले हैं दैट विल बी रन बाय इलेक्ट्रिक ओनली। इवन तो कमर्शियल, मैं आपको ये इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज जब हम कमर्शियल व्हीकल की मोबिलिटी को देखते हैं वो एक बहुत बड़ा जंक है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्लेइंग ए मेजर रोल बिकॉज वहाँ पे टाइम फैक्टर भी है, वॉल्यूम फैक्टर भी है। वहाँ पे आप लोगों की कंपनी का क्या स्टेक है, या आप लोगों की कंपनी का क्या स्टेक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सो आंसरिंग दिस आई वुड से कि जो कमर्शियल सेगमेंट है, कमर्शियल सेगमेंट को रन करने के लिए हमेशा एक सो इफ़ यू सी, एक होता है गाड़ी खरीदने वाला, है ना, नाउ एक होता है गाड़ी किराए में चलाने वाला, until unless you have a tie with some sort of logistic Yes. delivery person, right? Yes. एंड एक होता है उसको फ्यूल देने वाला। ये तीनों स्टेक होल्डर है मार्केट में। Yes. अभी भी कभी के भी धंधे में चलते हैं। मेरा स्टेक होल्डर वो है जो फ्यूल देने वाला है ना। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी यह है कि अगर कोई वहाँ पे फ्लीट ले रहा है तो आई कैन बी अ प्लेस जहाँ पे मैं डायरेक्ट टाइप करा के अपने रीजनल पार्टनर से जाओ सर्व करो, डायरेक्ट बिजनेस है वहाँ पे। ओके। सो इस तरह- यू हैव बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आप उनको कैटर कर सकते हैं। मतलब आज भी है ना मार्केट में, मतलब ऐसे लोग हैं कि एक गाड़ी खरीदता है, एक चलाता है और एक उसको रिफिल कराता है। यस, ट्रू। तो वो वाला कमर्शियल में ये वाला फंडा बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा चलता है। मैंने इसलिए इस तरफ ज़्यादा ध्यान दिया कि तो आपका जो, अगर मैं ये रेशियो को देखूं, कमर्शियल फ्लीट को आप कितना % लेके चलते हैं अपने बिजनेस के लिए, एंड पर्सनल व्हीकल को कितना % लेके चलते हैं बिजनेस की कमर्शियलाइजेशन और वैल्यूएशन और प्रॉफिटेबिलिटी के तौर पे? सो बेसिकली अभी जो हमारे सारे प्रोडक्ट्स आए हैं वो कमर्शियल बिजनेस के लिए ही है। मतलब मेजर फोकस इज ऑन कमर्शियल। हाँ, मतलब जैसे आप जो स्वैपिंग मेजरली वही कर रहा है जो ई रिक्शा चला रहा है या डिलीवरी कर रहा है। तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है। हाँ, बहुत बड़ा वॉल्यूम है। फिर आज की डेट में जो भी कार वाले हैं, ऐसा है कि अगर एक हफ्ते में अगर 10 कार वाले मेरे कोई 2 स्टेशन पहुंच जाए तो दैट इज़ गुड। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये जो कमर्शियल की जो फ्लीट है ये और बढ़ता जाएगा, कि कमर्शियल की फ्लीट तो एक लेवल तक बढ़ेगा एंड ये प्राइवेट वाला जो सेगमेंट है इसका परसेंटेज रेशियो बढ़ेगा? सो कमर्शियल फ्लीट तो जो मतलब जो अभी नॉर्मली आईसी से चल रहे हैं वो धीरे धीरे कमर्शियल की, इसकी इलेक्ट्रिक फ्लीट की तरफ जाएंगे। तो वहाँ का तो रेशियो हमेशा आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा ही रहेगा और बड़ा ही रहेगा। बट यहाँ का बिजनेस तब आएगा जब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आपका जो कमर्शियल फ्लीट है यहाँ पे, आपका भी मार्केट शेयर कितना है? सो करेंटली वी जो चार्जिंग सेगमेंट में हम ऑलमोस्ट, मुझे लगता है कि हफ्ते भर में 500-600 गाड़ियाँ चार्ज कर रहे होंगे हमारे सारे स्टेशन अगर देख लिया जाए तो। इंदौर की, सिर्फ इंदौर की बात कर रहा हूँ। और अगर यहाँ देखा जाए तो जो पर्सनल व्हीकल सेगमेंट में है वहाँ पे ऑलमोस्ट हफ्ते की 50 से 100 गाड़ियाँ वैन से। कोई पॉलिटिकल व्यू रखते हैं पर्सनली? ये इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि चुनावी माहौल है, ऐसा कुछ है कि एनी स्पेसिफिक पॉलिटिकल व्यू, बिकॉज आज की तारीख में बहुत क्लमजी हो गया है। एक जगह डिक्टेटरशिप की बात होती है, एक जगह अपोजिशन नहीं रहने की बात होती है, एक जगह सर्विसेज और एजेंसीज को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की बात होती है। तो बहुत क्लमजी है, बहुत कंफ्यूजिंग है। एंड इंडिया इज़ सच ए कंट्री जहाँ पे एडुकेशन उस लेवल तक पेनिट्रेटेड नहीं है जहाँ पे लोग खुद अपना डिसीजन ले सके। तो वहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत मैटर करता है कि आप क्या दावे कर रहे हो, क्या वादे कर रहे हो और कैसा एग्जैजरेट करके दिखा पा रहे हो। सो व्हाट इज़ योर पॉलिटिकल व्यू इन प्रेजेंट सिनेरियो? सर इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखूँ तो वॉट एवर इंडिया इज डूइंग इंटरनेशनली इज क्वाइट गुड। ओके। और जिस तरह का इवन इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं हाँ आप? पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ। Okay. इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो इट्स क्वाइट हेल्दी मतलब पहले की अपेक्षा अभी। बट अगर मैं कोर पॉलिटिक्स की बात करूँ तो ऐसी कि सब अच्छे चलते हुए भी बिलो द बेल्ट होता है काम। जो लोग अच्छी पॉलिसी बनाते हैं वो लोग भी बिलो द बेल्ट काम करते हैं। वहाँ पे लोगों को जब आपके काम में दम दिख रहा है, लोग आपको बोल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको
चीज़ों को नहीं करना चाहिए। उससे आपके वो व्यूअर्स और वो लोग अवेयर लोग थोड़ा सा दुखी होते हैं कि आप यार ऐसा कर रहे हो। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है, ये पर्सनली है। आज की तारीख में आप कोई भी सेगमेंट को देखें, यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, वो बिजनेस बनाना चाहते हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, लेकिन हार्डली आपको कोई मिलेगा जो बोलेगा आपको कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ। जबकि हम अगर किसी पॉलिटिशियन के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम बोलते हैं इनका पॉलिटिकल कैरियर ऐसा रहा। कैरियर मतलब इट्स अ प्रोफेशन। सो वाई द यंग जनरेशन इज नॉट एस्पायरिंग टू बी ए पॉलिटिशियन, और हम देश बदलने की बात करते हैं। सर मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोशल वर्क, राइट। ये तो पहले हुआ करता था, अभी जब आप कैरियर काउंट करो तब तो ये प्रोफेशन हो गया। आज तो अच्छा खासा पैसा है इसमें, यू आर गेटिंग पेड, यू आर गेटिंग सैलरी। आप करियर तब बोल पाते हो ना, तब उसको एक जॉब मिल गई, पद मिल गया, और वो वहाँ यहाँ पे तो मैं एक जगह और ये डिस्कशन कर रहा था, वहाँ पे भी मैं यही समझ रहा था कि यहाँ पे एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आज भी ऐसा है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बिकॉज ऐसा एक माइंडसेट बन गया है कि पॉलिटिशियन बनने के लिए मसल पावर चाहिए, मनी पावर चाहिए, कोई जैक जुगाड़ चाहिए, नेपोटिज्म वहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा हुआ है। सो ये चाहिए, शायद ये तो नहीं है रीज़न कि लोग आना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊंगा, नहीं, जब तक मुझे कोई पोजीशन नहीं मिलेगा तब तक मैं करूँगा क्या। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, माइंडसेट बदला है लोगों का, और लोग ये समझ रहे हैं कि मैं काम अच्छा करूँगा तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन पॉलिटिक्स एज वेल। कोई कई सारे यूथ विंग भी हैं, मेरे भी जान पहचान के लोग हैं कि यूथ विंग में अपना दिल और जान, मतलब अकॉर्डिंग टू यू, योर पर्सनल परसेप्शन, वी आर गोइंग ऑन पहले से बेहतर सिचुएशन में है पॉलिटिकली। हाँ, मतलब यहाँ पे ना थोड़ा सा पॉलिटिक्स में जाने के लिए, बिकॉज पॉलिटिक्स में इसलिए लेके आया इस डिस्कशन में, बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी कंट्री में नहीं है, किसी स्टेट में नहीं है, तो उस स्टेट में, उस कंट्री में बिजनेस करना, बिकॉज बिजनेस इज नॉट फॉर 1 day 2 day 3 months, इट्स फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन टाइम। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर नहीं है तो पॉलिसीज भी स्टेबल नहीं है। और जैसे जैसे आपको फ्रीक्वेंटली पॉलिसीज चेंज होती जाएगी, आप अपने बिजनेस में उतना जल्दी एकोमोडेट नहीं कर सकते हो सब। वो बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है, क्योंकि आपने कुछ सोच के आज ये मॉडल बनाया था, अचानक से 2 साल बाद ही पॉलिसी चेंज हो गया है, तो आप शीर्षासन कर गए आप, तो फिर साल के बाद चलना है आपको। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सो दैट पॉलिसी शुड बी स्टेबल। पॉलिसी शुड बी स्टेबल, यस। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पॉलिसी मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो बहुत ज़रूरी है मार्केट में, और मुझे ऐसा लग रहा है यूथ आ रहा है पॉलिटिक्स में, लोग पसंद कर रहे हैं। मतलब आप अगर जब मैं स्कूल या कॉलेज में था तो आई वॉज नॉट गिविंग दैट मच इंपॉर्टेंट टू पॉलिटिक्स, बट मैं आज के लड़कों को देखता हूँ, दे आर अवेयर कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, कौन क्या बोला। आप किसी भी वे में देख लो कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस है कि किसी ने ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया इसलिए है, जो भी रीज़न करो, लेकिन पॉलिटिक्स में लोग अवेयर हो रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है कि लोगों को मतलब पॉलिटिक्स या बिजनेस ये हैंड टू हैंड टाइप ऑफ सिस्टम है। मतलब आप देखोगे कई 70% पॉलिटिकल आदमी के बिजनेस होता ही है, यस, है ना। ये इसीलिए क्योंकि हैंड टू हैंड इसलिए बोले क्योंकि अगर आपको पीछे से बैक सपोर्ट नहीं हो तो ना आप धंधा कर पाओगे ना पॉलिटिक्स कर पाओगे। तो बैक सपोर्ट किसका? कोई उसका नहीं, फैमिली का, आपके लोग जो आपके अराउंड हैं, क्या आपके लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्या वहाँ पे, तो आप ये दोनों चीज़ कर पाओगे। सेकेंडली, इफ देयर इज अ क्वान्टिफाइंग मैथड टू इवेल्युएट बिजनेस, बट पॉलिटिक्स के केस में ऐसा मुश्किल है, बिल्कुल, है ना। मतलब आप फॉलोअर के केस में कह लोगे क्या, आप किस केस में कह लोगे कि ये हाँ ये नेता है, ये ही कैन हैव अ गुड स्कोप इन फ्यूचर। तो मुझे लगता है ये कुछ मैट्रिक्स है जिसके कारण पॉलिटिक्स और बिजनेस हैंड टू हैंड भी है, बट पॉलिटिक्स इज क्वाइट अनमेजरेबल टाइप ऑफ टर्म, जहाँ पे आप उसको मेजर करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और पेशेंस ज़्यादा रखना पड़ता है। मैनी टाइम आप देखते होंगे कई सारे पॉलिटिकल लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड शॉर्टकट में दे गेट बूम, यस, एंड दैट इज़ देयर सेल्स। लाइक इफ़ यू सी, दैट इज़ देयर सेल्स। मतलब उन्हें इतने दिन प्रोडक्ट की तो बना रहे थे, अपनी जो अपने सोशल वर्क है, जो अपना प्रेजेंस है, जो अपना ऑरा है, वो उनका प्रोडक्ट है या सर्विस है। ट्रू। और ही गॉट अ चांस कि उसका नेता यहाँ से वो बन गया, ही गॉट अ चांस, उसको एक टेंडर मिल गया, नाउ ही इज़ पॉलिटिकली स्टेबल, यस, राइट। एंड नाउ ही फर्स्ट स्टेप इज ही इज नाउ पॉलिटिकली स्टेबल, और नाउ ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग ऑन द
पॉलिटिकल हैंड वाज ऑलरेडी स्टेबल। अब उनको कैसे इनकैश किया जा सकता है उसके ऊपर काम। उनके ऊपर इन्वेस्ट भी करना चालू किया कि आपके कैंपेन में करवा दे रहा हूँ, ये करवा दे रहा हूँ। अब नाउ ही गेट मोर ऑर्डर्स, उसका टर्नओवर और बढ़ा। फिर एक समय ऐसा है कि यार ही इज क्वाइट मैनेजिंग मल्टीपल थिंग, पार्टी लेवल नाम हो गया ना, उसी को टिकट मिल गई, अब वो पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हो गया उसका। तो मुझे लगता है ऐसी कोई जर्नी होती है। हमारे केस में, बिजनेस केस में हम मेजर किए जा सकते हैं डे वन से ही, बट यहाँ पे आपको थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा और आपके मेजरमेंट के मैट्रिक्स उतने डिफाइंड नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी सेल्स बड़ी होगी जितनी होगी, लगे रहो। ट्रू। ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में हाथ में तो एक्सेस मनी कभी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपके पर्सनली कुछ ऐसा शौक है जहाँ पे आप स्पेंड करना चाहते हैं कुछ परसेंटेज ऑफ योर मनी जो डिप्रिशिएबल है। शौक हमेशा डिप्रिशिएबल अमाउंट पे डिप्रिशिएबल आइटम में ही जाता है। मकान खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, उसको शौक नहीं बोलते, वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया है। ऐसा कुछ है, रखते हैं आप किसी चीज़ में? जैसे नया मोबाइल आया तो चाहिए, जूते आए तो चाहिए। मेरे साथ तो ये हुआ कि जब से मैंने बिजनेस चालू किया तो मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा परचेस की नज़र से देखने लगा। ये पर्सपेक्टिव बदल जाता है। बदल जाता है कि मतलब मैं अगर कोई चीज़ मुझे पसंद आ रही तो मैं डे वन में उसको नहीं चले जाऊँगा आते रोके लेने। मैं देखूँगा क्या चैलेंज है, क्या एनालिसिस करते हैं उसको थोड़ा सा लें। अब इसके लिए आप साथ वाले आपके फैमिली में गुस्सा करते हैं, यार 2 मिनट काम है खत्म क्यों नहीं कर देते, इतना सोचिए क्या है, तो सोचिए क्या, हम ही समझ सकते हैं। हाँ, तो वो एक थोड़ा थॉट प्रोसेस में आ जाता है। सो बहुत अच्छा रहा सर आपसे डिस्कशन और बहुत सारे इंसाइटफुल चीज़ें जानने को मिला है। आई गेस यू ऑल्सो लाइक्ड इट। आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो थोड़ा सा हमें बता दें, सो दैट हमें को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि वी आर ऑल्सो गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन और राइट ट्रैक। सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा और बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि हम एक टॉपिक में नहीं रहे, हमने कई सारे एंगल्स को कवर करने की कोशिश की, कई सारे पर्सपेक्टिव में। जनरली बातें नहीं होती मेरी लोगों से, लेकिन आज हुई। मतलब अब दिनचर्या में रहते हो तो कई बार वो उस टॉपिक को नहीं बात करते आप, अब दूसरे टॉपिक में बात करो। तो आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने स्कूल के दिनों का रिकैप भी लिया, अपने कॉलेज के टाइम का रिकैप लिया, अपने व्यू पॉइंट रिलीजियस पर्सपेक्टिव को भी एक एनालिसिस दिया मैंने, तो मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा। एक्चुअली द पर्पस इज कि आप एज एन इंडिविजुअल जो है वही आपके काम में रिफ्लेक्ट होता है। तो इंडिविजुअली में जितना आप डाइवर्सिफाइड हैं या एक्सपोजर आपका है या आपका व्यू बहुत स्ट्रांग है, वो आपके टीम में भी रिफ्लेक्ट करता है, लोगों में भी रिफ्लेक्ट करता है और आपके बिजनेस मॉडल और प्रिंसिपल में रिफ्लेक्ट करता है। बिकॉज अल्टीमेटली बिजनेस रन्स ऑन योर प्रिंसिपल व्हाट यू हैव डिसाइडेड। वो रूल्स, डूज एंड डोंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी पर्सनैलिटी वही रिफ्लेक्शन होता है। सो दैट इज़ अ मेजर पर्पस, वी नेम इट एज ए बियॉन्ड प्रोफेशन। बिकॉज आप ईवी ऊर्जास के नाम से तो जाने जाते हो, लेकिन एज एन इंडिविजुअल आप जो है वो लोग जानेंगे तो आपको और ज़्यादा प्यार करेंगे आपके कंपनी के साथ साथ। So thank you very much. It was nice discussion and nice talking to you. Thank you very, very much. So this was the podcast for this episode, and I guess it's a very insightful one for you all guys. और बहुत कुछ हमको जानने को मिला, बहुत कुछ हमको सीखने को मिला और बहुत कुछ संजोग जी के बारे में पर्सनल व्यूज़ को भी हमको जानने को मिला है। So I guess it was a wonderful discussion and very insightful. और सिंसियर रिक्वेस्ट है हमारे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे ज़रूर अपना कमेंट दीजिए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और आप क्या और देखना चाहते हैं या किन को आप जानना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, सो दैट वी कैन ऑल्सो हैव सर्टेन अपग्रेडेशन सिस्टम इन आवर सेल्फ। हमको भी जानने को मौका मिले कि हम अपने आप को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। और हाँ, मेरे हिंदी के बारे में ज़रूर बताएं कि मैं उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड साइनिंग इट ऑफ।